नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी आपको एक नई दुनिया की झलक दिखाती है। यहां रोमांच, रोमांस और जादू से भरी कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले सबसे आग्रह है कि वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करने के बाद आपको हाइप वीडियो नाम का फीचर दिखेगा। तो जल्दी से वीडियो को हाइप पॉइंट्स देकर हमारा सहयोग करें, ताकि हम आपके लिए और भी नई नई कहानियां ला सकें। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं एक नई कहानी के साथ। अध्याय 291। ऊपर जाने के बाद मीरा शर्मा ने रहस्यमय ढंग से पूछा, आपको पता है क्या मैं आज किसी से मिला? प्रिया ने उत्साह से अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए कहा, अभी मत बताओ, पहले मुझे अनुमान लगाने दो। मीरा शर्मा मुस्कुराई, ठीक है। प्रिया ने एक पल सोचा, तुम इतने उत्साहित हो फिर भी बोलने में हिचकिचा रहे हो। क्या हो सकता है कि तुम दिया कुरैशी से मिले हो? क्या हो रहा है? क्या उनका ब्रेकअप हो रहा है? क्या शादी खत्म हो गई है? उसके प्रसन्न भाव को देखकर मीरा शर्मा ने अपना सिर हिलाया। यह नहीं, प्रिया ने भौहें चढ़ाईं, यह नहीं। क्या है? मुझे कुछ इशारा तो दो। मीरा शर्मा ने सिर हिलाया, मैंने तुम्हें इशारा दिया था और तुम आसानी से समझ गए। मतलब क्या है? प्रिया ने सिर हिलाया, हाँ, मेरे लिए यह कोई चुनौती या मज़ा नहीं है। उसने फिर मीरा शर्मा की ओर देखा और अचानक एक रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी। बताओ, क्या तुम मिस्टर कपूर की पूर्व प्रेमिका से मिले थे? मीरा शर्मा सचमुच चौंक गईं। उन्होंने अपना मुंह ढक लिया और चौंक कर पूछा, तुमने ये कैसे अनुमान लगाया? प्रिया ने ताली बजाई और कहा, हे भगवान, तुमने सही अनुमान लगाया। जल्दी बताओ, मिस्टर कपूर की गर्लफ्रेंड कैसी दिखती है? क्या वो सुंदर है? ये कहते हुए मीरा शर्मा ने अपने बाल बड़ी खूबसूरती से ऊपर उठा लिए। तुम मजाक कर रहे हो? मेरी तुलना कौन कर सकता है? मैं तो धरती पर उतरी एक परी हूँ। ठीक है प्रिया बहन, हालांकि आपकी बातें थोड़ी बेशर्मी भरी हैं, पर मैं मानता हूँ कि आप सही हैं। तो क्या? मीरा शर्मा ने प्रिया से वांग याओ का जिक्र नहीं किया। अब जब यह मामला समाप्त हो गया है तो मैं सब कुछ बता दूँ। 20 मिनट बाद प्रिया को बहुत अफसोस है। हे भगवान, तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हारे साथ गया था। उस आदमी की हिम्मत कैसे हुई? मैं तो पहले ही उसकी खाल उधेड़ चुका होता। प्रिया भी वांग याओ की हरकत से खुश थी। फिर मैंने सोचा कुछ तो गड़बड़ है, और फिर वह दुर्भाग्य पर खुशियां मनाने लगा। उसे इस समय बहुत पछतावा हो रहा होगा, शायद वह फूट फूट कर रो रही होगी। आप घर पर अपनी छाती पीट सकते हैं और अपने पैर पटक सकते हैं। टीएस टीएस टीएस, आप इसके लायक हैं। मीरा शर्मा अपनी हंसी रोक नहीं पाई। दरअसल मैं उसे अपने नंगे हाथों से फाड़ देना चाहती हूँ, लेकिन मैं राजेश कपूर पर कोई बुरा प्रभाव नहीं छोड़ना चाहता। इसके अलावा मैं देख सकता हूं कि राजेश कपूर के मन में उसके लिए कोई भावना नहीं है। प्रिया ने सिर हिलाया, सच है, अगर इरादा हो तो आजकल जानकारी बहुत आसान है। क्या किसी को ढूंढना आसान नहीं होना चाहिए? इसके अलावा मिस्टर कपूर के पास पैसा है और आपकी निगरानी में काम पूरा होने में बस 1 मिनट लगेगा। मीरा शर्मा ने भी ऐसा ही सोचा। अपने दिल की गहराइयों में वह वांग याओ के प्रति आभारी थी। उसके बिना मुझे नहीं पता कि मेरे लिए क्या अच्छा है। मैं ऐसे अच्छे आदमी से कैसे मिल सकती थी? प्रिया ने आह भरते हुए कहा, तुम दोनों सचमुच भाग्यशाली हो अगर तुम लोहित भसीन के साथ हो। अगर राजेश और वह ग्रीन टी वाली लड़की एक साथ हो तो उनमें से कोई भी खुश नहीं होगा। दूसरी ओर वांग याओ वास्तविकता को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सका। इस्तीफा देने और किराए के मकान में रहने के बाद उसने राजेश के बारे में पता लगाने के लिए अपने सभी संपर्कों का इस्तेमाल किया। उससे संपर्क करना चाहते हैं, भले ही इसका मतलब चाटुकार बनना हो, मैं ऐसा करने को तैयार हूँ। अगले दिन राजेश कपूर को अरमान से इसकी जानकारी मिली। कल रात वांग याओ ने राजेश कपूर की संपर्क जानकारी मांगी और ऐसा लगा कि उसने हार नहीं मानी है। राजेश कपूर ने बेपरवाही से कहा, कल मेरी मुलाकात वांग याओ से हुई थी। ये सुनकर अरमान को सब समझ आ गया। मैं समझ गया, यह मामला मुझ पर छोड़ दो। राजेश कपूर ने उत्सुकता से पूछा, आप क्या कर सकते हैं? अरमान मुस्कुराया, मेरा एक मित्र है जिसके कुछ संबंध हैं। अगर वह सचमुच मुझे परेशान करती रहेगी तो मैं उसे कार्रवाई करने दूंगी। राजेश कपूर समझ गए, शुक्रिया भाई, हम भाई हैं। फिर आप धन्यवाद क्यों कह रहे हैं? ये कुछ दिन ऐसे होते हैं जब छोटे बत्तख के बच्चे अपने खोल से बाहर निकलते हैं। पिछले 2 अनुभवों के बाद इस बार बच्चे उतने उत्साहित नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने रोएदार छोटे बत्तखों को देखा तो वे किसी और से ज्यादा खुश हो गए। वे छोटे पीले बत्तख हैं, हर एक बहुत प्यारा है और वे लड़खड़ाते हुए चलते हैं। विहू दूसरों से सीख रहा है।
अंडे से निकलने के बाद चूजे और बटेर बहुत लचीले थे और बाद में उनमें से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई। सभी बच्चे अपने छोटे बच्चों की अच्छी देखभाल करते हैं। रिया के पास वास्तव में कुछ अंतर्दृष्टि थी। माँ बच्चे की देखभाल करते करते बहुत थक गई है। हाँ, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं इसलिए उनकी अच्छी देखभाल की आवश्यकता है ताकि वे जल्दी बड़े हो सकें। क्या आप और पिताजी भी मेरी देखभाल करते करते थक गए हैं? मीरा शर्मा मुस्कुराई और बोली, हाँ ये थका देने वाला है, लेकिन माँ बहुत खुश हैं। रिया ने मीरा शर्मा को गले लगाया और उसे चूमा। माँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे भी तुमसे प्यार है बेबी। रात को स्वप्न में अचानक सिस्टम की आवाज़ आई, काटना। क्योंकि मेज़बान बच्चे को जीवन की प्रक्रिया का अनुभव कराता है, उसने एक पिता के रूप में अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर ली हैं। इनाम, टोकाइडो रिजॉर्ट होटल में एक कमरा। अगले दिन राजेश कपूर ने अपना बैग खोला और पिछली रात के सिस्टम रिवॉर्ड को याद किया। उसने अपना बैग खोला, ऐसा लग रहा था कि यह एक सिस्टम स्पेस बन गया है, और उसने ब्रीफकेस खोला। इसे ध्यान से पढ़ने के बाद राजेश हैरान रह गया। पिछली बार पूरे फ्लो के इनाम की तुलना में ये कई गुना अधिक है। टोकाइडो जापान का सबसे पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र है। वहाँ साल भर सर्दी रहती है और साल भर भारी बर्फबारी होती है। शहर के विकास के साथ परिवर्तन भी होते हैं। टोकाइडो भी तेजी से विकास कर रहा है और देश के अग्रणी स्की रिजॉर्ट्स में से एक बन गया है। स्की रिजॉर्ट के नीचे रिजॉर्ट होटल हैं, जो सभी 4 सितारा और 5 सितारा हैं और सुविधाएं शानदार और उच्च श्रेणी की हैं। आज तक 5 होटल सफलतापूर्वक स्थापित किए जा चुके हैं। यदि हम इसे बाद में बनाना चाहेंगे तो हमें उच्च अधिकारियों से मंजूरी नहीं मिलेगी। आपके पास पैसा होने पर भी कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए ये 5 होटल टोकाइडो में एकमात्र नामित आवासीय होटल बन गए हैं। जहां तक कीमत की बात है तो ये स्वाभाविक रूप से बहुत बहुत सुंदर है। सिस्टम ने राजेश कपूर को जो होटल सौंपा है उसका नाम फर्स्ट स्नो इंटरनेशनल होटल है। निर्माण का समय अन्य 4 होटलों की तुलना में बाद में था, लेकिन सुविधाएं उनके लिए अतुलनीय हैं। लेकिन इस होटल का डिज़ाइन अलग है। इन्हें 3 प्रकार के कमरों में विभाजित किया गया है। एक शयनकक्ष, एक बैठक कक्ष, एक स्नानघर 62 वर्ग मीटर। 2 शयनकक्ष, एक बैठक कक्ष, 2 स्नानघर 84 वर्ग मीटर। 3 शयनकक्ष, एक बैठक कक्ष, 2 स्नानघर 128 वर्ग मीटर। पहले 2 ज़्यादा आम हैं। हालांकि दूसरे वाले में 3 बेडरूम, एक लिविंग रूम और 2 बाथरूम हैं। यह एक बेहतरीन स्वीट जैसा है और बेहद आलीशान है। एक रात ठहरने की कीमत के हिसाब से यह बहुत बढ़िया है। सिर्फ पैसे होने से आप यहाँ नहीं रुक सकते। आपको आधा महीना पहले कमरा बुक करना होगा। इस बार व्यवस्था जिंगहाओ इंटरनेशनल जैसी नहीं थी, जहाँ सभी औपचारिकताओं का ध्यान रखा जाता था। प्रिय, तुम्हें क्या हुआ है? राजेश कपूर ने अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए कहा, कोई बात नहीं। उसने अपने हाथ में पकड़े दस्तावेजों को वापस अपने बैग में रख लिया, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो, और कहा, चलो खाना खाते हैं। जब से प्रिया चली गई, ये चेन्नई में कई वर्षों में पहली भारी बर्फबारी थी। 1 सप्ताह से बारिश हो रही है। जमीन पर पहले से ही बर्फ की मोटी परत जमी हुई थी। दोपहर के समय बच्चे अपने छोटे दस्ताने पहनते और मिलकर बर्फ के गोले और बर्फ की गुड़िया बनाते। ये बर्फ उत्तर में पड़ने वाली भारी बर्फबारी से कहीं कमज़ोर है। बच्चों को बर्फ में खेलने के लिए 1 दिन इंतज़ार करना पड़ता है। दोपहर के भोजन के बाद राजेश कपूर ने टोकाइडो जाने का सुझाव दिया। यदि इस वर्ष बर्फ न गिरी होती तो शायद उनके पास कोई विचार नहीं होता, लेकिन इस साल बर्फबारी हुई, इसलिए वे बर्फ का आनंद नहीं ले सके, जो थोड़ा निराशाजनक था। लेकिन ये कीमत, चूंकि मैं टोकाइडो गया था इसलिए मुझे वहाँ 3 या 4 दिन रुकना ही होगा। होटल का शुल्क और दैनिक खर्च कोई छोटी रकम नहीं है। विजय शर्मा पहले भी वहाँ गए थे और हिसाब किताब निपटाने के लिए वापस आए थे। ये तो बहुत कष्टकारी बात है, इसलिए उन्हें अभी भी राजेश कपूर को याद दिलाने की ज़रूरत थी। वहाँ होटल बहुत दुर्लभ और महंगे हैं, और आपको आधे महीने पहले ही आरक्षण कराना होगा। राजेश कपूर एक क्षण के लिए चुप हो गए और बोले, पिताजी, क्या आप चुकसुए होटल को जानते हैं? मुझे पता है, मैं इसे खरीदा। मैं एक मित्र की नई पुस्तक की अनुशंसा करता हूँ। स्नातक होने का मतलब है बेरोजगारी, अचानक शादी और कैंपस की सुंदरी के साथ स्टॉल लगाना। यदि आपको खाद्य लेख पसंद हैं और आप लेखों से प्रेम करते हैं तो आप इसे पढ़ सकते हैं। ये सुनकर चाय पी रहे विजय शर्मा ने मुंह में चाय थूक दी। वह आश्चर्य से भरी आंखें फैलाकर राजेश कपूर को देखता रहा। आपने अभी अभी क्या कहा? आपने हात्सुयुकी होटल वापस खरीद लिया? क्या आप मजाक कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि आज बाजार में उस होटल की कीमत कितनी है? सिर्फ इसलिए कि आप इसे खरीदना चाहते हैं, वे इसे आपको बेचने को तैयार नहीं हैं।
राजेश कपूर एक क्षण के लिए चुप हो गए और बोले, पिताजी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने ये होटल खरीदा है। विजय शर्मा दंग रह गए। ऐसा नहीं है कि मुझे आपकी बात पर यकीन नहीं है, सच में कुछ हद तक अविश्वसनीय। मैं जानता हूं कि मेरा दामाद अमीर है, लेकिन चेन्नई में सैकड़ों अरबों डॉलर की संपत्ति के साथ वह एक बड़ा आदमी भी है। लेकिन वे भी सिर्फ अपनी इच्छा से होटल नहीं खरीद सकते। पिताजी, मैं अपना सामान पैक करने जा रहा हूं। इतना कहने के बाद राजेश कपूर ने मीरा शर्मा को खबर सुनाई। मीरा शर्मा हमेशा राजेश की बात सुनती हैं और दोनों अपना सामान साथ में पैक कर लेते हैं। प्रिय, क्या तुम इमरान के माता पिता को फ़ोन करना चाहोगे? आइए इस बात पर चर्चा न करें कि दोनों परिवारों के बीच कितना घनिष्ठ संबंध है। बस इस बार उन्होंने बहुत मदद की। राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, मैंने पहले ही माँ से कह दिया है कि उन्हें सूचित कर दें। मीरा शर्मा को थोड़ा अफसोस हुआ। प्रिया चली गई। अगर उसे पता चलता तो मुझे लगता है उसे कितना अफसोस होता। लता शर्मा प्रिया के माता पिता को फ़ोन कर कह रही थी कि वे साथ खेलने के लिए टोकाइडो जाना चाहते हैं। प्रिया की माँ एक पल के लिए हिचकिचाईं, फिर मुस्कुराईं और बोली, हम अकेले नहीं जाएंगे, तुम पूरे परिवार के साथ जा सकते हो। लता शर्मा अभी तक उसे समझ नहीं पाईं। आगे बढ़ो, 2 लोगों के लिए इसमें ज़्यादा खर्च नहीं आएगा। इसके अलावा इस साल हम दोनों के लिए आज़ादी पाना एक दुर्लभ अवसर है। अगर हम साथ नहीं खेलेंगे तो किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? प्रिया की माँ ने आह भरते हुए कहा, अगर सिर्फ तुम और लाओ झांग होते तो मैं निश्चित रूप से सहमत होती, अगर तुम हमें जाने देते। सबसे बुरी बात यह है कि मैं सिर्फ आपके खर्चों का भुगतान करूंगा। लेकिन आपके दामाद ने आपको जाने के लिए कहा है, इसलिए हमारे लिए जाना सुविधाजनक नहीं है। लता शर्मा ने थोड़ा मुंह बनाया, क्या असुविधा है? राजेश ने ही मुझे फ़ोन करके आप लोगों को साथ आने को कहा था। प्रिया की माँ ने बहुत जिद की, राजेश एक अच्छा लड़का है, मैं उसकी दयालुता की कद्र करती हूँ। तुम लोग मज़े करो। आखिरकार मुझे लगता है कि इसकी लागत बहुत अधिक है। इसके अलावा वह एक बाहरी व्यक्ति है, इसलिए यह असुविधाजनक है। काफ़ी देर तक सुनने के बाद विजय शर्मा ने हाथ बढ़ाया और कहा, मुझे फ़ोन दो, मैं उससे बात करूंगा। लता शर्मा ने अपनी भौहें उठाईं, मानो कह रही हों, अरे क्या तुम कुछ कर सकते हो? विजय शर्मा पहले तो मुस्कुराए, फिर बोले, जहां तक पैसों की बात है तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। राजेश कपूर ने कहा कि उन्होंने पहले ही चुक्सू होटल खरीद लिया है। मेरा अपना पारिवारिक व्यवसाय। लता शर्मा ने अपने पति की ओर भय से देखा। फोन के दूसरी ओर मौजूद व्यक्ति ने गहरी सांस ली। फोन रखने के बाद आखिरकार लता शर्मा को होश आया और उन्होंने पूछा, आपने क्या कहा? विजय शर्मा हंस पड़े और बच्चों की तरह लता शर्मा को चिढ़ाने लगे। मैंने सुना नहीं, तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हारे कान सूखे हैं? लता शर्मा ने अपनी आंखों के सामने लहराते हाथ को झटक दिया और चमकती आंखों से पूछा, परेशानी मत करो और मुझसे ठीक से बात करो। विजय शर्मा फिर से मूर्ख की तरह हंस पड़े। हमारे दामाद ने होटल खरीदा है, यह नकली होगा। क्या ये हो सकता है कि मेरे दामाद को धोखा दिया गया हो? मैंने दस्तावेज पढ़े हैं, वे असली हैं। आह, वह पूरे दिन हमारे साथ रहा। ये कब हुआ? इसके अलावा हमने उन्हें इतनी बड़ी बात का जिक्र करते क्यों नहीं सुना? बड़े होने पर बच्चों के अपने विचार होना सामान्य बात है। काफी देर तक चुप रहने के बाद लता शर्मा मुस्कुराईं और बोली, हमारा दामाद इतना अद्भुत कैसे है? जब तुम छोटी थी तब की तुलना में अब बहुत बेहतर है। विजय शर्मा ने गुस्से से कहा, जवानी में मैं बुरा नहीं था, वरना मैं तुम्हें कैसे पा लेता? लता शर्मा ने धीरे से कहा, शायद मैं अंधी हूँ या हमारी बेटी की नज़र लोगों को बहुत तेज है। अगले दिन टोकाइडो पहुंचे। वह पूरी तरह से सफ़ेद था और बच्चे उस पर लेटे हुए थे। उनकी उत्साहित आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं और वे सभी गोल मटोल छोटी गेंदों की तरह रंग बिरंगी जैकेट पहने हुए थे। मीरा शर्मा ने भी अन्य बच्चों की तरह केबल कार को देखा और उत्साह से बोली, पति, हम उस पर बैठेंगे। राजेश कपूर ने एक नज़र डाली और कहा, ठीक है। जब बच्चों ने अपनी मां को इतना उत्साहित सुना तो उन्हें लगा कि यह अच्छी बात होगी। हर कोई खेलने के लिए उत्साहित है। तनु को भी इस मस्ती में शामिल होना अच्छा लगता है। माँ, मैं भी जाना चाहती हूँ। विहू इतना उत्साहित था कि उसने मीरा शर्मा की बात नहीं सुनी। तभी उसे होश आया और उसने जल्दी से कहा, माँ, विहू भी जाना चाहता है। अभी यहाँ सबसे बड़ा है, गोल मटोल और बेहद प्यारा। अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाकर उसने हौंकते हुए कहा, अभी भी जाना चाहता है। हर किसी का अपना हिस्सा है और उसे निश्चित रूप से छोड़ा नहीं जाएगा। चुपचाप बाहर बर्फ को देखते हुए धीरे से मुस्कुरा रहे थे। रिया राजेश कपूर के बगल में बैठी थी। उनकी बात सुनकर उसने अपने पिता को गले लगा लिया। उसने डरते हुए कहा, जहां डैडी जाते हैं रिया भी जाती है।
राजेश कपूर असहाय भाव से मुस्कुराए, ठीक है। जब कार केबल कार के नीचे पहुंची तो राजेश कपूर ने ऊपर से गुजर रही केबल कार की ओर इशारा करके पूछा, क्या आप सचमुच ऊपर जाना चाहते हैं? शिशुओं के दृष्टिकोण से ये चीजें आकाश में घूम सकती हैं। बहुत बढ़िया, हर कोई ऊपर जाकर देखना चाहता है। होटल के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही विलासिता की हवा आपके चेहरे पर महसूस होती है। प्रभारी व्यक्ति पहले से ही प्रतीक्षा कर रहा है और केवल टीवी श्रृंखला का कथानक वास्तविक जीवन में घटित हो रहा है। वे एक एक करके पंक्तिबद्ध हुए और राजेश कपूर तथा अन्य लोगों का सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। या शायद वे सभी लोग ऐसे थे जिन्होंने दुनिया देखी थी, इसलिए वे अंदर से थोड़े घबराए हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर एक शांत भाव बनाए रखा। राजेश कपूर ने हाथ हिलाकर शांति से कहा, बस वही करो जो तुम्हें करना है। प्रभारी व्यक्ति विदेशी है, लेकिन वह राजेश की मूल बोली को सही उच्चारण के साथ बोलता है। श्री कपूर, ये वही व्यक्ति है जिसे मैंने आपके लिए व्यवस्थित किया है। वे 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। आपको जो भी काम करवाना हो आप उन्हें सौंप सकते हैं। राजेश कपूर ने सिर हिलाकर कहा, धन्यवाद। दूसरे पक्ष ने कुछ खुश होते हुए कहा, श्री कपूर, आप बहुत विनम्र हैं। इसके बाद उन्हें 3 बेडरूम वाले अपार्टमेंट में रहने की व्यवस्था की गई। इस होटल में 3 इमारतें हैं, ABC, जिनमें से प्रत्येक में अलग अलग प्रकार के अपार्टमेंट हैं। बिल्डिंग सी काफ़ी दूर है, लेकिन इसका स्थान सबसे अच्छा है और आप यहाँ से सुंदर सूर्योदय और सूर्यास्त देख सकते हैं। दृश्य बहुत बढ़िया है। राजेश कपूर और उनके दोस्तों का अपना कमरा है, जो आम जनता के लिए खुला नहीं है। जैसे ही मैं अंदर गया, मैंने पाया कि सजावट अत्यंत शानदार थी और तीनों शयन कक्षों में गर्म पानी के झरने थे। मास्टर बेडरूम में गर्म पानी का झरना बहुत बड़ा है और 6 लोगों के परिवार के लिए एक साथ स्नान करना कोई समस्या नहीं है। लिविंग रूम में फर्श से छत तक की विशाल खिड़कियां ध्यान आकर्षित करती हैं, जिनसे बाहर बर्फ से ढके दृश्य का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। इसमें एक और बहुत ही आकर्षक विशेषता है। यहाँ एक विशाल स्नानघर है, जिसके चारों ओर रंग बिरंगी मछलियां तैर रही हैं। बच्चे मछली टैंक के कांच से चिपक गए और खुशी से चिल्लाने लगे। पिताजी, माँ, दादाजी और दादी, आओ और देखो, यहाँ कितनी सुंदर मछलियाँ हैं। ये सही है, चलो। राजेश कपूर और मीरा शर्मा आए तथा लता शर्मा और अन्य लोग भी आए। मछली घर का क्षेत्रफल अनुमानतः 1.8 मीटर गुना 2 मीटर है और भीतरी भाग बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि बच्चों को ये पसंद आ रहा है। कुछ देर तक बच्चों के साथ देखने के बाद बाकी लोग सामान पैक करने चले गए और मीरा शर्मा अकेली रह गईं। मीरा शर्मा जितना अधिक समय बच्चों के साथ बिताती हैं, उनका स्वभाव उतना ही बच्चों जैसा होता जाता है। वाह, ये देखो, ये कैसी मछली है, ये तो बहुत अच्छी लग रही है। बच्चों की आंखों में तारे हैं। जब हमने सफाई पूरी कर ली तो सभी लोग भूखे थे। यहाँ एक छोटा रसोई घर और एक रेफ्रिजरेटर है, जिससे राजेश कपूर सबसे अधिक संतुष्ट हैं। आप रेस्तरां में खाना खा सकते हैं या खाना ऑर्डर कर सकते हैं। हमने विचार विमर्श किया और निर्णय लिया कि एक रेस्तरां में जाकर देखें कि वहाँ क्या क्या व्यंजन उपलब्ध हैं। रेस्टोरेंट की एक पूरी मंजिल पर विभिन्न देशों के व्यंजन मिलते हैं। सभी रसोई ऊंचे दामों पर रखे जाते हैं और स्वाद भी लाजवाब है। 24 घंटे कर्मचारी उनकी देखभाल करते रहते हैं। जब भी राजेश को उसकी जरूरत होगी, वह आ जाएगा। रेस्तरां भी बहुत भव्य है, हर जगह भव्यता और शान का एहसास होता है। चारों शिशुओं और उनके सुंदर माता पिता की उपस्थिति ने कई पर्यटकों का ध्यान आकर्षित किया। बच्चे इतने खुश थे कि वे एक दूसरे से टैंक में मौजूद मछलियों के बारे में बातें करने लगे। वे कहते हैं कि बच्चे का पालन पोषण करना एक आशीर्वाद है और यह वास्तव में एक आशीर्वाद है। जल्द ही दोपहर का भोजन आ गया और रसोइये को बुलाया गया। इसका मतलब राजेश से पूछना था कि क्या वह संतुष्ट है, लेकिन वह हट्टा कट्टा आदमी किसी बच्चे की तरह घबराया हुआ था। राजेश कपूर ने एक निवाला खाया और बड़ी संतुष्टि से बोले, ये बहुत स्वादिष्ट है। बड़े आदमी ने अंततः राहत की सांस ली और काम करने के लिए वापस रसोई में चला गया। दोपहर के भोजन के बाद बच्चे खेलने के लिए बाहर चले गए। बाहर इतनी बर्फ है कि वे बर्फ के गोले से लड़ाई कर सकते हैं और बर्फ के आदमी बना सकते हैं। श्री कपूर, हमारे पास विशेष रूप से बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया एक बर्फ का खेल का मैदान है। कृपया हमारा अनुसरण करें। होटल के पिछवाड़े में एक बड़ा खेल का मैदान है, जिसका आधा हिस्सा खुला है और आधा ढका हुआ है। बच्चे इतने खुश हुए कि वे खेलने के लिए दौड़ पड़े। राजेश कपूर ने एक नज़र डाली और कहा, प्रिय, कृपया बच्चों का ध्यान रखना। मैं ऊपर जाकर उनके लिए पानी के कप और तौलिए ले आता हूँ। लता शर्मा ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं उनके कोट ले आती हूँ और उन्हें उसी समय नीचे उतार देती हूँ। हम में से कुछ लोग बाहर घूमने जाना चाहते हैं।
राजेश कपूर ने सिर हिलाया, अपने पीछे खड़े उस आदमी की ओर देखते हुए जो अंगरक्षक जैसा दिख रहा था। राजेश कपूर ने कहा, जाओ और अपना काम करो। राजेश के दृढ़तापूर्वक मना करने पर दूसरे पक्ष ने उसे एक विशेष कंगन दिया। ये ब्रेसलेट होटल के किसी भी भाग में प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए निःशुल्क है, जिसमें स्की रिजॉर्ट और बाहर की अन्य मनोरंजक सुविधाएं भी शामिल हैं। कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। बच्चों को मीरा शर्मा के साथ मस्ती करते देख राजेश भी उनके साथ शामिल होने से खुद को रोक नहीं सके। तनु और रिया चुपचाप बर्फ के आदमी बना रही थीं और राजेश उनके साथ था। अवि और विहू मीरा शर्मा के साथ स्नोबॉल खेलने गए और खूब मस्ती की। लता शर्मा सामान लेकर आईं। बच्चों की बोतलें पानी से भरी हैं, कुकीज़ और हाथ धोने के तौलिए भी हैं। राजेश ने अपना बैग पहना और बच्चों के साथ बर्फ का आदमी बनाना जारी रखा। राजेश कपूर ने 2 स्नोबॉलों से, एक बड़े और एक छोटे से, कहा, एक स्नोमैन की आंखें, एक नाक और एक मुंह होता है ना? तनु ने स्नोबॉल की और इशारा करते हुए कहा, इसे भी शाखाओं की ज़रूरत है। रिया ने फिर कहा, स्कार्फ। एक बेहतरीन स्नोमैन बनाने के लिए राजेश रसोई में गया और एक गाजर और 2 ब्लूबेरी मांगी। ठीक है, ये छोटी आंखों वाला स्नोमैन है, लेकिन फिर भी यह काफ़ी अच्छा है। यहाँ कोई शाखाएं नहीं हैं। यहाँ इतनी सफाई है कि कोई शाखाएं नहीं हैं। तो राजेश कपूर को एक जोड़ी चॉपस्टिक मिल गई। तो ये छोटी आंखों और छोटे हाथों वाला एक मोटा स्नोमैन है। राजेश कपूर के लिए ये स्नोमैन सचमुच बदसूरत है। तनु और रिया इतनी खुश हुई कि उन्होंने एक और स्नोमैन बनाने और उसका बच्चा बनने की योजना बनाई। शायद बच्चों की नज़र में सुंदरता और कुरूपता की परिभाषा अभी तक नहीं बनी है, बल्कि वे सिर्फ पसंद और नापसंद की अवधारणाएं हैं। राजेश की मदद से दोनों बच्चों ने जल्दी से एक और बर्फ का आदमी बना लिया। राजेश कपूर फिर से गाजर लेने के लिए रसोई में चले गए। इसलिए मैंने बच्चों से चर्चा की, बच्चे, जब हम बर्फ का आदमी बना लेंगे और उसके साथ खेलना समाप्त कर लेंगे तो क्या हम गाजर को उसके मालिक को लौटा सकते हैं? दोनों बच्चे अच्छे हैं और उनकी कोई राय नहीं है। मीरा शर्मा आई और बोली, वाह, आओ और इस छोटे से स्नोमैन को देखो, यह अद्भुत है। अवि और विहू इतनी जोर से खेल रहे थे कि उनकी सांस फूल रही थी और उनके छोटे छोटे चेहरे लाल हो गए थे। राजेश कपूर ने उन्हें पानी की बोतलें दी और उन्हें पसीने से भरे तौलिए से ढक दिया। सफाई के बाद बच्चों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया। वे 6 सदस्यों वाले पूरे परिवार को बाहर लाना चाहते हैं। थोड़ी देर बाद असमान बर्फ का आदमी बन गया। राजेश कपूर ने मुस्कुराते हुए पूछा, बच्चों, क्या तुम हमारा परिचय नहीं कराओगे? उन्होंने सबसे बड़े स्नोमैन की ओर इशारा करते हुए कहा, ये पापा हैं, ये माँ हैं। अवि ने गोल स्नोमैन की ओर इशारा करते हुए कहा, यह मैं हूँ। तनु का स्नोमैन टेढ़ा था। उसने ताली बजाई और मुस्कुराते हुए कहा, यह मैं हूँ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका सिर जमीन पर गिर गया। तनु की मुस्कान एक पल में उसके चेहरे पर जम गई और वह रोने ही वाला था। मीरा शर्मा ने तुरंत ही स्नोमैन का सिर वापस उसकी जगह पर रख दिया और अब वह टेढ़ा नहीं बल्कि सीधा हो गया था। अगला है विहू, जिसे सबसे बदसूरत कहा जा सकता है। ये बदसूरत क्यों है? उनका व्यक्तित्व बहुत ही उतावला है और वे बेतरतीब ढंग से बर्फ के आदमी बनाते हैं। ये बदसूरत है, लेकिन विहू को लगता है कि यह उसके जैसा ही है और वह बहुत खुश है। 3 खजाने सबसे सुंदर हैं और राजेश को पता चला कि रिया को कुछ हद तक जुनूनी बाध्यकारी विकार ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की समस्या थी। स्नोबॉल गोल और गंदगी से मुक्त होने चाहिए। आंखें सही जगह पर होनी चाहिए, बेतरतीब ढंग से नहीं। इसलिए रिया का स्नोमैन सबसे अच्छा दिख रहा है। आओ एक तस्वीर लें। इस खुशी और गर्मजोशी भरे पल को रिकॉर्ड करने के बाद राजेश कपूर गाजर को वापस रसोई में ले गए। दूसरा पक्ष पहले से ही राजेश कपूर की पहचान जानता था और बहुत खुश था। बच्चे रेस्तरां में वापस आए और दूध का हलवा खाया। संतुष्ट भावों को देखकर दंपति हंस पड़े। ठीक है, हम थोड़ी देर सोएंगे। मीरा शर्मा बच्चों को सुलाने के लिए ले गईं। जब बच्चे कमरे में लौटे तो वे मछली घर के सामने खड़े हो गए और जाने से इनकार कर दिया। 5 मिनट, सिर्फ आपके लिए 5 मिनट। बच्चे खुशी खुशी सहमत हो गए। 5 मिनट बाद वे फिर से बिस्तर पर लेटे हुए बातें कर रहे थे। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, बिना किसी की निगरानी के वे सभी सो गए। थका हुआ मीरा शर्मा पूरे दिन व्यस्त रहीं और खिड़की के सामने तातमी पर लेटी रहीं। लेटकर दृश्य को देखना। राजेश कपूर पास बैठे और बोले, पत्नी। हर बार जब राजेश उसे इस तरह बुलाता था, मीरा शर्मा को बुरा लगता था। देखो, यहाँ का दृश्य बहुत सुंदर है। हाँ, आप कृपया ठीक से बोलें। राजेश कपूर ने अपनी बाहें उठाईं। मैंने ठीक से बात क्यों नहीं की? मीरा शर्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, रुको रुको, इसे रोकना असंभव है।
आगे इस विशाल फर्श से छत तक की खिड़की के सामने राजेश ने पीछे से मीरा शर्मा से गहन बातचीत की। बच्चों के जागने के बाद मीरा शर्मा उन्हें केबल कार की सवारी कराने ले गईं। राजेश द्वारा कंगन दिखाए जाने के बाद उसके आसपास के पर्यटक उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगे। ऐसा कहा जाता है कि यह ब्रेसलेट केवल विशेष ग्राहकों के लिए ही उपलब्ध है। यहाँ उनकी मुलाकात लता शर्मा और अन्य लोगों से हुई। वे केबल कार से भी जाने वाले थे। अंदर जाने के बाद बच्चे केबल कार की खिड़कियों के सहारे झुक गए और बाहर पड़ी सफ़ेद बर्फ को आश्चर्य से देखने लगे। वे उड़ रहे हैं। रिया थोड़ी डरी हुई थी और राजेश कपूर के चेहरे पर डर के भाव लिए उसकी बाहों में सिमट गई। राजेश कपूर ने उसे दिलासा दिया, रिया डरो मत, नीचे मत देखो, ऊपर देखो। राजेश कपूर ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुमने देखा? ऊपर उड़ता हुआ व्यक्ति स्कीइंग कर रहा है। हम जल्द ही स्की रिजॉर्ट पहुंच जाएंगे। माँ और पिताजी तुम लोगों को कुछ मौज मस्ती के लिए बाहर ले जाएंगे, ठीक है? ये सुनकर रिया घबरा गई। मुझे मिट्ठू नहीं चाहिए। राजेश कपूर ने उसे समझाया, ठीक है, चलो उड़ते नहीं हैं। चलो उन्हें उड़ते हुए देखते हैं, ठीक है? जब यह एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंच जाता है तो धुआं ऊपर उठता है। रिया अब इतनी डरी हुई नहीं थी और वह ये कहे बिना नहीं रह सकी, कितना सुंदर। मीरा शर्मा भी दंग रह गईं। ये सचमुच बहुत सुंदर है। यह एक काल्पनिक दुनिया में होने जैसा है, बहुत सुंदर। अंततः वे सभी सफ़ेद वस्त्र में थे। अंततः ये नष्ट हो गया और अंतिम गंतव्य पर पहुंच गया। जब दूसरे पक्ष ने राजेश कपूर की कलाई पर नारंगी कंगन देखा तो उसका रवैया पहले से अधिक सम्मानजनक हो गया। उन्हें प्राप्त करने के लिए विशेष कर्मचारी भी मौजूद हैं। स्की रिजॉर्ट के अलावा यहाँ एक आइस रिंक और एक खेल का मैदान भी है। जब बच्चों ने मनोरंजन पार्क के बारे में सुना तो वे उत्साहित हो गए और उसे देखने चले गए। मीरा शर्मा भी खुश थीं। वहाँ छोटी छोटी कुर्सियाँ हैं जिन पर कुछ लोग बैठ सकते हैं और फिर सहारे के लिए लगे खंभों के सहारे आगे बढ़ सकते हैं। वयस्कों के अलावा वहाँ बच्चे भी हैं। हालांकि इसमें एक आयु सीमा है। 6 साल से कम उम्र के बच्चों को अपने माता पिता की देखरेख में ही खेलना चाहिए। 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अपने माता पिता की देखरेख में खेलना चाहिए। इनमें एक बहुत लंबी स्लाइड है। ये कितना लंबा है? सीधे पहाड़ से नीचे फिसलो। मैं बस आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये रोमांचक है या नहीं। हात्सुयुकी होटल की सबसे ऊपरी मंजिल और 3 मंजिला इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर हेलीपैड हैं। कुल 5 विमान हैं और उनके पास अपना बचाव दल और चिकित्सा दल है। पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वे 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। यह ऐसी सुविधा है जो अन्य होटलों में नहीं है। इसमें कोई भी 6 सीटों वाला बस नहीं है तथा सबसे बड़ा बस केवल 4 सीटों वाला है। इसलिए अन्य शिशुओं को लता शर्मा और प्रिया के पिता के 2 समूहों में रखा गया। राजेश अपने दूसरे और तीसरे बच्चे के साथ खेलता है। इन 2 छोटे बच्चों में सुरक्षा की कोई भावना नहीं है, जबकि अन्य 2 बच्चे हृदयहीन हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से दंपतियों को एक दूसरे का अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। खेल क्षेत्र में स्केट्स पहने कर्मचारी सहायक के रूप में कार्य करेंगे तथा हर समय गश्त करेंगे। पहले तो तनु और रिया थोड़ी चिंतित थीं। कुछ देर खेलने के बाद वे सब हंसने लगे। थोड़ी देर बाद लता शर्मा और विजय शर्मा अवि और विहू के साथ उनके पास आ पहुंचे। विहू ने उत्साहित होकर कहा, माँ, पिताजी, हम यहाँ हैं। अवि ने पीछे से चिल्लाकर कहा, हम भी यहाँ हैं। हर कोई बहुत अच्छा समय बिता रहा था, मानो वे पागल हो रहे हों, और वे बहुत खुश थे। थोड़ी देर आराम करने के बाद विहू ने कहा कि वह नीचे जाकर स्लाइड पर खेलना चाहता है। राजेश कपूर चौंके, क्या तुम्हें यकीन है? विहू की आंखें चमक उठीं। हाँ। फिर उसने पुनः कहा, पिताजी, मेरी रक्षा करें। राजेश कपूर एक क्षण के लिए हिचकिचाए। मैं स्टाफ से पूछूंगा कि क्या वे बच्चों को खेलने की अनुमति दे सकते हैं। विहू की आंखों की रोशनी एक पल में गायब हो गई। राजेश कपूर ने उसे दिलासा देते हुए कहा, अगर तुम नहीं खेल सकते तो हम कुछ नहीं कर सकते। आखिरकार तुम अभी बहुत छोटे हो। यदि आप खतरे का सामना करेंगे तो आपको चोट लगेगी और खून बहेगा और इससे भी बदतर दुर्घटना हो सकती है। अगर ऐसा होता तो माँ और पिताजी बहुत दुखी होते, तुम्हें पता है। ये सुनकर विहू ने असहाय भाव से सिर हिलाया। ठीक है। तथ्यों से यह साबित हो चुका है कि विहू की उम्र के बच्चे इसके साथ नहीं खेल सकते, लेकिन बच्चों के खेल के मैदान में स्लाइड भी हैं जिन पर आप खेल सकते हैं। विहू के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यदि मामला भोजन का है तो वह समझौता नहीं करेगा। सूर्यास्त के बाद स्की रिजॉर्ट रोशनी के नीचे एक चकाचौंध दृश्य बन जाता है। बेशक यह अधिक ठंडा भी है। बच्चे दक्षिण में रहते हैं और जब वे दुनिया को जान लेते हैं तो बर्फ केवल उनकी कल्पना में ही रहती है।
अब उन्होंने अंततः बर्फ देखी और इतना आनंद लिया कि वे घर नहीं जाना चाहते थे। अंततः राजेश राजी हो गया। बच्चे कल फिर से आकर खेलने के लिए सहमत हो गए। होटल में मनोरंजन की कई सुविधाएं और ताश खेलने की जगह भी हैं। संक्षेप में कहें तो इसमें आपकी ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है। राजेश बच्चों को घुमाने ले गया और फिर नहाने के लिए घर चला गया। ये पहली बार है जब बच्चों ने एक साथ स्नान किया है। अभी, जिसे पानी पसंद नहीं है, धड़ाम से कमरे से बाहर भाग गया। राजेश शॉर्ट्स पहने हुए था और बच्चों के साथ खेल रहा था। 10 मिनट के बाद छोटे बच्चों को साफ करने के लिए बाहर ले जाएं और बड़े कुछ देर तक भीग सकते हैं। भीगने के बाद रात में मेरी नींद की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार हुआ है। यहाँ कुछ समय तक रुकने से नया साल भी अच्छा रहेगा। कई बार प्रिया मुंबई से यहाँ आना चाहती थी। यदि चीनी नववर्ष न होता, जब हवाई टिकट खरीदना कठिन था, तो वह बहुत पहले ही वापस आ गई होती। मैं रोने वाला हूँ, लेकिन अगर मिस्टर कपूर भी उसे कहते तो भी वह नहीं जाती। ईमानदारी से कहूँ तो यदि चीनी नववर्ष न होता तो वे वापस नहीं जाना चाहते। वापस आकर मैंने मालिक से बत्तखें, मुर्गियाँ और बटेरें ली और उन्हें घर ले आया। साफ सफाई करो और दोहे लगाओ। लाल लिफाफे पाने के लिए पूरी रात जागते रहो। इस बार प्रिया घर पर नहीं थी और प्रिया के पिता और माता साथ में नया साल मनाने आए थे। 10.9.8.7.6.5.4.3.2.1 नए साल की शुभकामनाएं। पड़ोस में आतिशबाजी और पटाखे जलाने पर प्रतिबंध है, इसलिए बच्चे डरते नहीं हैं। उस रात मेरे जानने वाले सभी लोग अपने फ़ोन खोलकर संदेश या वीडियो कॉल भेज रहे थे। नए साल की शुभकामनाएं। शिशु अधिक देर तक सो नहीं पाते। आधी रात का समय था जब लता शर्मा ने एक संदेश भेजा, एक फ़ोन कॉल किया और एक वीडियो कॉल प्राप्त किया। बिस्तर पर जाते हुए, एक महिला के रूप में सुंदर नींद बहुत महत्वपूर्ण है। बिस्तर पर लेटी मीरा शर्मा ने मुस्कुराते हुए राजेश कपूर की ओर देखा। नव वर्ष की शुभकामनाएं, समृद्धि और पारिवारिक खुशी। फिर उसने अपने हाथ फैलाए और सिर झुकाकर मीरा शर्मा की ओर देखा। राजेश कपूर एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर मुस्कुरा दिए। एक क्षण रुको। अच्छा। राजेश कपूर को अपना मोबाइल फ़ोन निकालते देख मीरा शर्मा ने सोचा कि वह व्यस्त हैं, इसलिए उन्होंने आज्ञाकारी होकर इंतजार किया। तभी उसने एक व्हाट्सएप संदेश सुना और उसे खोला। 52,01,314 का हस्तांतरण इस नोट के साथ किया गया, पत्नी, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मीरा शर्मा हैरान और खुश हुई और तुरंत राजेश की बाहों में गिर पड़ी। हब्बी, आई लव यू। राजेश कपूर ने उसे गोद में उठाया और मुस्कुराते हुए पूछा, आप मुझे किस तरह धन्यवाद देना चाहेंगी? इसे एक जोरदार चुंबन दे दो। राजेश कपूर ने अपनी बाहें उठाईं, बस इतना ही। मीरा शर्मा तुरंत समझ गईं। कई वर्षों तक विवाहित रहने के बाद भी उनके बीच अभी भी एक मौन सहमति बनी हुई है। प्रिय, 1 मिनट रुको, ये हमारी शादी के बाद से हमें मिला पहला लाल लिफाफा है। मैं इसे यादगार बनाने के लिए व्हाट्सएप मोमेंट्स पर पोस्ट करना चाहती हूँ। इसके बाद मीरा शर्मा ने लाल लिफाफा प्राप्त करने का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया। ये वह लाल लिफाफा है जो मेरे पति ने मुझे दिया था। ये पहली बार है, इसलिए मुझे इसे स्मरण करना होगा। उत्तर देने वाला पहला व्यक्ति प्रिया था। शयन कक्ष, क्या ये मानव है? क्या आप अभी भी इंसान हैं? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने सबसे अच्छे दोस्त को आपके जितना दुख देता है? दूसरी है शिक्षिका हिना वाधवा। नए साल के पहले दिन मुझे बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन मैं आपके और राजेश के लिए दीर्घ एवं स्थायी प्रेम की कामना करता हूँ। तीसरी है किरण सक्सेना। बताया जाता है कि वो विदेश में डिज़ाइन की पढ़ाई कर रही हैं और अपनी मनचाही जिंदगी जी रही हैं। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और खुश रहें। अंततः उसके छात्र। सोता हुआ टैंक, 5 मिलियन से अधिक। शिक्षक, हम भी आपकी खुशी में शामिल होने के लिए लाल लिफाफे चाहते हैं। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, शिक्षिका मीरा। कुछ टिप्पणियां तो बहुत मज़ेदार थीं। मीरा शर्मा ध्यान से फिल्म देख रही थी, तभी राजेश ने उनका फ़ोन छीन लिया। कौन अधिक महत्वपूर्ण है, वे या मैं? मीरा शर्मा ने प्यार से मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लिया। बेशक मेरे पति सबसे महत्वपूर्ण हैं। यहाँ लता शर्मा ने अपनी बेटी के दोस्तों की मंडली देखी और युवाओं के अच्छे संबंधों से ईर्ष्या करने से खुद को नहीं रोक सकी। अचानक मेरे दिमाग में कुछ बात आई। उन्होंने विजय शर्मा से, जो पास में ही किताब पढ़ रहे थे, कहा, नववर्ष की शुभकामनाएं और आप समृद्ध रहें। ये सुनकर विजय शर्मा चौंक गए। तुम ठीक हो? लता शर्मा मुस्कुराईं और बोली, नहीं, मैं तो बस आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और सौभाग्य की कामना करना चाहती हूँ। विजय शर्मा ने भी कहा, ओह, और हंस पड़े। क्या ऐसा है? मैं भी आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और कामना करता हूँ कि आप और अधिक सुंदर बने।
लता शर्मा की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। और नहीं। विजय शर्मा हैरान हुए। आह, तो फिर मैं आपको बेहतर फिगर की शुभकामना देता हूँ। लता शर्मा ने उसे मारा और कहा, इस बारे में फिर से ध्यान से सोचो। विजय शर्मा ने संकोच से पूछा, आप सदैव 18 वर्ष की ही रहें? लता शर्मा हंसते हुए बोली, कुछ नहीं। विजय शर्मा को एहसास हुआ कि उनके शब्दों के पीछे कुछ और था। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे समझाओ। लता शर्मा ने उनकी बात अनसुनी कर दी और अपने फ़ोन से खेलने लगीं। विजय शर्मा एक चतुर व्यक्ति थे और उन्हें लगा कि समस्या फ़ोन में ही होगी। लता शर्मा के मोबाइल फ़ोन का इंटरफेस मोमेंट्स था। ये देखकर उन्होंने जल्दी से मोमेंट्स चेक किया। समझा। फिर 13,14,520 का स्थानांतरण भेजा गया। लता शर्मा ने इसे देखा और अपनी हंसी नहीं रोक सकी। वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना स्मार्ट होगा। विजय शर्मा ने उसे इसे पकड़े हुए देखा, पास आए और मुस्कुराते हुए पूछा, नया साल मुबारक हो। क्या तुम्हें यह उपहार पसंद आया? लता शर्मा ने हल्की खांसी की और कहा, कोई बात नहीं। शुक्रिया। विजय शर्मा मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल। लता शर्मा ने भी शर्मिंदगी से बचने के लिए, दिखावा करने के लिए स्क्रीनशॉट लिया। मीरा शर्मा और राजेश कपूर दोनों को ब्लॉक कर दिया गया। बेडरूम में दोनों के बीच बातचीत के बाद मीरा शर्मा बिस्तर पर थक कर लेट गईं और उन्होंने देखा कि प्रिया ने उन्हें एक स्क्रीनशॉट भेजा है। मीरा, चाचा चाची तो मुझे खूब हंसा रहे हैं। राजेश कपूर ने तस्वीर देखने के लिए उस पर क्लिक किया। पता चला कि लता शर्मा ने अपने मोमेंट्स पर विजय शर्मा के धन हस्तांतरण के बारे में पोस्ट किया था। मैं अंदर गया और देखा कि वहां दोस्तों का कोई समूह नहीं था। मैंने ये क्यों नहीं देखा? इसके बाद प्रिया ने स्क्रीनशॉट ले लिया। इससे पता चलता है कि दोस्तों का ये चक्र अभी भी मौजूद है, लेकिन इसे लता शर्मा ने अवरुद्ध कर दिया है। मीरा शर्मा उलझन में थीं। क्या हो रहा है? प्रिया ने तुरंत जवाब दिया, आंटी को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी, हा हा हा। अचानक प्रिया ने एक और स्क्रीनशॉट भेजा। ये प्रिया की मां के ट्रांसफर रिकॉर्ड का स्क्रीनशॉट था, जिसमें प्रिया के पिता ने उन्हें 13,12,520 ट्रांसफर किया था। अचानक प्रिया फूट फूट कर रोने लगी। पहले तो मैं खूब हंसा, फिर इतना गुस्सा आया कि रो पड़ा। मैंने मीरा शर्मा को अपने और प्रिया की मां के स्क्रीनशॉट दिखाए। मेरी प्यारी मां। प्रिया, पापा प्लीज़ मुझे चीनी नववर्ष पर एक लाल लिफाफा दे दीजिएगा। मैं अभी बच्ची हूँ। प्रिया के पिता, मेरी बेटी, तुम पहले से ही इतनी बूढ़ी हो गई हो, फिर भी तुम्हें लाल लिफाफा क्यों चाहिए? प्रिया, जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती, मैं बच्ची ही हूँ। वे सदैव आपके बच्चे रहेंगे। प्रिया के पिता, मैं तुम्हें अपनी बच्ची के रूप में नहीं चाहता। प्रिया, मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे लाल लिफाफा चाहिए। प्रिया के पिता ने उसे 250 रुपये ट्रांसफ़र किए। बात खत्म होने के बाद उन्होंने उदारता से कहा, ठीक है, अब और नहीं। प्रिया दुखी थी, आपने मेरी मां को 10 लाख से ज़्यादा दिए और मुझे सिर्फ कुछ 100। पापा को इतना पक्षपात नहीं करना चाहिए। प्रिया के पिता, तुम्हें कुछ 100 रुपये दे देना ही काफ़ी है। मुझे इससे ज़्यादा पसंद नहीं। क्या तुम्हें चाहिए? अगर नहीं, तो मुझे वापस दे दो। प्रिया, कंजूस। इसके बाद प्रिया पुनः अपनी मां को ढूंढने चली गई। प्रिया, माँ, आज चीनी नववर्ष है, कृपया मुझे एक लाल लिफाफा भेज दीजिए और उसमें कुछ पैसे भी डाल दीजिए, बस शुभकामनाओं के लिए। प्रिया की माँ, कोई बात नहीं, तो फिर कुछ शुभ शब्द बोलो। प्रिया, मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ नए साल में फूल की तरह सुंदर हो और हमेशा 18 साल की ही रहे। प्रिया की माँ ने उसे 250 रुपये का एक लाल लिफाफा दिया। वे सचमुच एक दंपति हैं, उनके बीच बहुत अच्छी समझ है। प्रिया रोते हुए बोली, क्या आप अब भी मेरी अच्छी माँ हैं? आपको पिताजी से लाल लिफाफों में 10 लाख रुपए मिले थे, क्या आप मुझे कुछ और नहीं दे सकती? मुझे 250 देने का क्या मतलब है? क्या मैं अब भी तुम्हारी बेटी हूँ? क्या मैं अब भी तुम्हारी प्रेमिका हूँ? क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? प्रिया की माँ, वो तो मेरे पति ने दिया था। अगर तुम्हें लाल लिफाफा चाहिए तो अपने पति से मांग लो। 250 रुपये तुम्हारे लिए काफ़ी हैं। प्रिया, माँ, आप मुझे परेशान करती हो। प्रिया की माँ, मैं तुमसे झंझट भी नहीं करना चाहती। प्रिया, मीरा शर्मा स्क्रीनशॉट देखकर मुस्कुराई और बदले में प्रिया को 250 रुपये भेज दिए। ये चोट पर नमक छिड़कने जैसा था और प्रियाफा इतना क्रोधित हुआ कि उसने उसे वॉयस फोन पर कॉल किया। मीरा, मेरे माता पिता 500 रुपये के लिए मुझ पर हंसे और तुमने न सिर्फ मुझे दिलासा नहीं दिया, बल्कि इसे और भी बदतर बना दिया। क्या एक अच्छी दोस्त होने के नाते तुम ऐसे ही व्यवहार करती हो? मीरा शर्मा हंसी, तुम्हें 25,000 दे दूं तो कैसा रहेगा? प्रिया ने हंसते हुए कहा, यह ज़रूरी नहीं है। मैं अब एक धनी महिला हूँ, मेरे पास एक रुतबा और पद है। मुझे आपके दान की ज़रूरत नहीं है। मीरा शर्मा मुस्कुराई, अगर आप इसे चाहें भी तो शायद मैं आपको न दूं।
प्रिया गुस्से से बोली, दर्द हो रहा है बहन। अचानक प्रिया चिल्लाई, ओह शिट। राजेश कपूर को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने जल्दी से पूछा, क्या हुआ। प्रिया, जो अभी तक चिल्ला रही थी, अब हकलाने लगी। एक मित्र ने मुझे 52,000 का ट्रांसफ़र भेजा और मुझसे अपने प्यार का इजहार किया। मीरा शर्मा दंग रह गईं, कबूल करूं। प्रिया थोड़ी हैरान और उलझन में थी। वह बेवकूफ़ है। क्या स्वीकारोक्ति आमतौर पर फ़ोन पर या आमने सामने नहीं होती। उसने अभी 52,000 रुपये ट्रांसफ़र किए हैं और मुझसे डेट करना चाहता है। क्या तुम मजाक कर रहे हो। हालांकि मीरा शर्मा को कुछ असामान्य सा महसूस हुआ। मुझे सच सच बताना, इस बार जब तुम वापस जाओगी, क्या आप नवी मुंबई में एक प्रेमी की तलाश कर रहे हैं। प्रिया ने इधर उधर देखा और अन्य बातें करने लगी। नहीं, मेरे जैसे किसी को प्रेमी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले मैं बार में अपने दोस्त से टकरा गया। मीरा शर्मा ने जोर देकर पूछा, तुम्हारा दोस्त कौन है। क्या मैं राजेश को जानती हूँ। फ़ोन के दूसरी ओर प्रिया चुप थी। मीरा शर्मा ने उसे समझाते हुए कहा, बताओ क्या हुआ। प्रिया ने झिझकते हुए कहा, परसों रात की बात है। हम एक बार में मिले थे और फिर उसने मुझे डिनर पर चलने के लिए कहा। हमने बहुत ज़्यादा पी लिया और तब। प्रिया ने काफ़ी देर तक हिचकिचाते हुए कहा, आप जानते हैं, हम सभी वयस्क हैं, है ना। चूंकि आप वयस्क हैं, इसलिए निश्चित रूप से कुछ क्षेत्रों में आपकी अपनी ज़रूरतें होंगी। इसलिए हमने बहुत अधिक शराब पी ली और हम खुद को रोक नहीं सके और कुछ घटित हो गया। लेकिन बाद में मैंने उसे यह स्पष्ट कर दिया कि यह सहमति से हुआ था और हम दोनों नशे में थे। बस बात खत्म हो गई। फिर वह मुझे हर दिन फूल और व्हाट्सएप संदेश भेजने लगा। मीरा शर्मा मुस्कुराई और पूछा, तो आप चले गए। प्रिया कुछ क्षण चुप रही और फिर बोली, मैं थोड़ी भावुक हो गई हूँ। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कुत्ते का खाना खा रही हूँ। मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो दिखने में बहुत सुंदर था और उसका व्यक्तित्व भी अच्छा था। मुझे लगता है कि यह बहुत बढ़िया है और मैं इससे प्यार करना चाहता हूँ। मीरा शर्मा ने धीरे से कहा, क्यों न एक बार कोशिश करके देख लिया जाए। हो सकता है कुछ समय साथ बिताने के बाद तुम पाओ कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी मेल खाते हो। प्रिया ने आह भरी, ठीक है, मैं उससे बात करूंगी, बस इसे अपने लिए नए साल का तोहफा समझूंगी। मीरा शर्मा ने फुसफुसाते हुए कहा, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना। जब तक तुम आश्वस्त न हो जाओ तब तक गर्भवती मत होना। क्या तुम समझ रही हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। दूसरी ओर खड़ी प्रिया अपनी आंखें घुमाने से खुद को नहीं रोक सकी। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे जैसा हूँ। मैं बुद्धिमान। मीरा शर्मा, वह भी नहीं चाहती। राजेश कपूर को इतना शक्तिशाली किसने बनाया कि वह किसी को भी तुरंत मार सकता था। फ़ोन रख दो। मीरा शर्मा ने खुद को राजेश की बाहों में फेंक दिया। पति, क्या तुमने सुना। राजेश कपूर ने गुनगुनाया, दरअसल मुझे लगता है कि प्रिया के लिए अब कोई बॉयफ्रेंड ढूंढने का समय आ गया है। हालांकि मैं नहीं जानता कि दूसरा व्यक्ति कौन है, लेकिन प्रिया का व्यक्तित्व बेफिक्र है। यह अच्छी बात है कि कोई उसे वश में कर सकता है। मीरा शर्मा ने सिर हिलाया, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं सचमुच आशा करता हूं कि दुनिया के सभी प्रेमी अंततः विवाह कर सकें और अपनी खुशी पा सकें। राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, सो जाओ। मीरा शर्मा उसकी छाती पर लेट गईं और बोली, मुझे नींद नहीं आ रही है। राजेश कपूर आए और पूछा, नींद नहीं आ रही। मीरा शर्मा चौंकी, मैं सो सकती हूँ, मैं सो सकती हूँ। राजेश कपूर संतुष्ट होकर बोले, सो जाओ। अगले दिन भारी बर्फ के कारण नए साल के दौरान मैंने घर पर ही खाना खाया और सोया। राजेश कपूर के नेतृत्व में समूह का वजन 10 पाउंड से अधिक बढ़ गया। चीनी नव वर्ष के दौरान वह और मीरा शर्मा एक छोटे लड़के के घर गए जो एक मरीज था और उसने अस्पताल से पैसे उधार लिए थे। बच्चा स्वस्थ है और उसकी हालत में सुधार हो रहा है। उन्होंने राजेश कपूर को बदले में 10,000 रुपये देने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उसे इन थोड़े से पैसों की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए जाने के बाद उसने चुपके से अपने बच्चे के खिलौने के डिब्बे में 50,000 रुपये डाल दिए। नए साल के 5वें दिन उन्होंने मेरठ के लिए हवाई जहाज़ की टिकटें खरीदी। बच्चों को सबसे ज़्यादा चिंता अपने नन्हे मुन्ने की होती है। जब बात अलग होने की आती है तो बच्चे कई तरह से दुखी हो जाते हैं। उन्होंने विजय शर्मा और लता शर्मा को बुलाया और उनसे बार बार कहा कि वे अपने बच्चे की अच्छी देखभाल करें। दादी, मैं अपने बच्चों को आपकी देखभाल में छोड़ रहा हूँ। कृपया उनकी अच्छी देखभाल करें। मैं बाद में उनसे मिलने आऊँगा। मुझे उनकी याद आती है और मैं वीडियो के माध्यम से उनसे बात करूँगा। बोलते हुए अवि ने अपने बच्चों को लता शर्मा को सौंप दिया। वह बहुत गंभीर लग रहा था। तनु की छोटी प्यारी को भी गंभीरता से सौंप दिया गया। इसके बाद 3 खजाने और 4 खजाने हैं।
इससे लता शर्मा थोड़ी परेशान हो गईं और उन्होंने अपने मिशन को पूरा करने और उन्हें पालने का फैसला किया। तनु रो पड़ी और अभी भी चुपचाप आंसू बहाने लगा। रिया ने अपने फलों, सब्जियों और खिलौनों को अलविदा कह दिया। विहू ने अनिच्छा से बत्तख को छुआ। जब वे छोटी पीली बत्तखें थीं तब से उनका रंग बदल गया है, लेकिन वे अभी भी प्यारी हैं। मैं विमान में सवार होकर दोपहर तक मेरठ पहुंच गया। देवेंद्र कपूर और उनकी पत्नी तथा मनीष कपूर लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। जब सुनीता कपूर ने अपने पोते पोतियों को बाहर आते देखा तो वह खुशी से दौड़कर उनके पास गईं और एक दूसरे को गले लगा लिया। ओह मेरे छोटे पोते पोतियों, तुम्हें सचमुच दादी की याद आती है? उसने विहू से पूछा, क्या तुम्हें दादी की याद आती है? विहू ने सिर हिलाया, फिर कहा, लेकिन अब मुझे अपने अल्ट्रामैन की अधिक याद आती है। सुनीता कपूर को पता था विहू जिस अल्ट्रामैन का उल्लेख करता है वह उसकी मुर्गी, बत्तख और बटेर हैं। वह मुस्कुराए और विहू को सांत्वना दी। कोई बात नहीं, तुम्हारे दादा दादी वहां उनकी अच्छी देखभाल करेंगे। तुम वापस जाकर उन्हें देख सकते हो। तब तक वे निश्चित रूप से बहुत बड़े हो जाएंगे। तुम्हें दादा दादी पर भरोसा करना होगा, है ना? विहू ने इसके बारे में सोचा और सिर हिलाया। जब उसने आखिरी बार बच्चों को देखा था तब की तुलना में वे अब बहुत बड़े हो गए हैं। यह मेरी बाहों में इतना भारी लगता है कि कुछ देर चलने के बाद भी मैं इसे पकड़ नहीं पाता। राजेश कपूर मनीष कपूर के पास गए और अपने भाई की ओर देखा। तुम ज्यादा परिपक्व और स्थिर हो गए हो। कैसा चल रहा है? क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? इन शब्दों ने मनीष कपूर को चौंका दिया। राजेश कपूर समझ गए, इसका मतलब है कि यह मेरे पास है। चीनी नववर्ष के दौरान राजेश जुहू विला में नहीं लौटे, बल्कि अपने पुराने विला में लौट आए। कपूर परिवार के कई रिश्तेदार मेरठ में हैं, इसलिए नए साल का जश्न और भी मजेदार होगा। रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने के समय ये बहुत जीवंत होता है। ये पहले ही बुक हो चुका है। चलो कल दोपहर को लंच करने चलते हैं। अगले दिन परिवार के पास करने के लिए कुछ नहीं था। खरीदारी करते समय बच्चों को वहां ले जाएं और पैदल चलें। जब हम पहुंचे तो लगभग सभी लोग वहां मौजूद थे। इस बार मेरी चाची और उनका परिवार वापस नहीं आए, लेकिन बाकी सभी लोग आ गए। श्रेया कपूर ईशान कपूर की मेज पर बड़े पेट के साथ बैठी थीं और काफ़ी थकी हुई लग रही थीं। सुनीता कपूर ने कल रात उनसे अपने और सोंगी के अफेयर्स के बारे में बात की। सुमित यादव और उनकी पूर्व पत्नी के बीच मकान को लेकर विवाद चल रहा है और अभी तक उनका तलाक नहीं हुआ है। श्रेया कपूर और सुमित यादव ने अभी तक विवाह प्रमाण पत्र भी प्राप्त नहीं किया है। तीसरी चाची को इतना गुस्सा आया कि उनका दिल दुखने लगा, लेकिन अपने पोते की खातिर उन्होंने ये सब सहन कर लिया। ईशान कपूर अपनी बेटी को पहचान ही नहीं पाते और कहा जाता है कि उन्होंने काफ़ी समय से उससे बात भी नहीं की है। यह मेरी तीसरी चाची थी जो संदेश भेजती थी और मध्यस्थता करती थीं। प्रणव कपूर और श्रेया कपूर के बीच पहले अच्छे संबंध नहीं थे, लेकिन प्रणव कपूर की केवल एक ही जैविक बहन है। ये देखकर कि मेरी बहन खुशहाल जीवन नहीं जी रही थी, मैं उसकी एकमात्र रिश्तेदार थी, मैंने उसकी मदद करने के लिए बहुत कुछ किया। प्रणव कपूर का ड्राइविंग स्कूल बहुत सफल रहा और उसने बहुत पैसा कमाया। लोग अब पहले की तरह आत्मधर्मी नहीं रहे, बल्कि अधिक स्थिर और विनम्र हो गए हैं। श्वेता के साथ मेरे रिश्ते भी बेहतर हो गए हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, राजेश कपूर यहाँ हैं, हम आपके बारे में ही बात कर रहे थे। उन्होंने बच्चों की ओर देखा और कहा, ओह ये छोटे बच्चे और भी प्यारे होते जा रहे हैं। सुनीता कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग जल्दी करो और अंकल रूई से कहो कि वह बहुत अमीर बनने वाले हैं और उनसे लाल लिफाफे मंगवाओ। चारों बच्चे एक पंक्ति में खड़े होकर बोले, अंकल रूई, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आप समृद्ध रहें। प्रणव कपूर हंसे, नया साल मुबारक हो। श्वेता, जो पास ही खड़ी थी, ने मुस्कुराते हुए लाल लिफाफा आगे बढ़ाया। बच्चों को लाल लिफाफे मिले और उन्होंने खुशी खुशी उन्हें मीरा शर्मा को सौंप दिया। तीसरी चाची मुस्कुराईं और बोली, इसे अपनी माँ को क्यों दे रहे हो? इसे अपनी जेब में रखो। अगर तुम्हें कुछ चाहिए या कुछ खाना हो तो इन पैसों से खरीद लेना। वे एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, मानो थोड़ा हैरान हो। वे इस चीज को अपने पास कैसे रख सकते थे? ईशान कपूर, जो पास ही खड़ा था, ने तुरंत कहा, इसे माँ को देना सही होगा। फिर उसने 4 लाल लिफाफे निकाले और कहा, ये तीसरे मास्टर की ओर से हैं। उसने अपनी पत्नी को घूरा और लोगों के चले जाने के बाद धीमी आवाज में बोला, मेरे परिवार के पास पैसा है, इसलिए अपने बच्चों को इसे बेतहाशा खर्च न करने दें। क्या होगा अगर वे बुरे इंसान बन गए? तीसरी आंटी की आंखें चौड़ी हो गईं, ये कैसे संभव है? वे तो इतने छोटे हैं। ईशान कपूर ने आंखें घुमाईं, जियाओ को क्या हो गया है? मैं जियाओवन और बाकियों से ज्यादा समझदार हूँ। तीसरी चाची ने अचानक बोलना बंद कर दिया।
श्रेया कपूर ने भी 4 लाल लिफाफे निकाले और कहा, ये लो। सभी को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि हमेशा कंजूस रहने वाली श्रेया कपूर इस बार लाल लिफाफा देंगी, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि वह चाहती होंगी कि राजेश कपूर उनके बच्चे के पूर्णिमा भोज, 100 दिन के भोज आदि में शामिल हों। इधर जतिन कपूर और उनकी पत्नी ने भी बच्चों के लिए लाल लिफाफे तैयार किए। प्रवीण कपूर भी तैयार थे। इस बार जो भी लोग आए हैं वे कपूर परिवार से हैं, इसलिए वे अब भी मजाक कर सकते हैं। जतिन कपूर ने राजेश कपूर की ओर देखा। वाह, हमारे सीईओ लिन अब सचमुच और भी अधिक सुंदर होते जा रहे हैं। अब उसका पूरा स्वभाव बदल गया है। टीएस। मैंने सुना है कि आपने हात्सुयुकी के सारे होटल खरीद लिए हैं। हे भगवान, मैंने जांच की तो पता चला कि वहां का किराया 5 अंकों में एक रात से शुरू होता है। सबकी हंसी के बीच राजेश बैठ गया। जतिन कपूर ने हंसते हुए कहा, बहुत दिन हो गए, आज जब तक नशे में नहीं हो जाऊंगा घर नहीं जाऊंगा। राजेश कपूर ने हाथ हिलाकर कहा, शराब नहीं पीनी है। जतिन कपूर ने मुंह बनाते हुए कहा, हैमर, तुमने इतना पैसा कमाया है, तुम शराब क्यों नहीं पीते? राजेश कपूर ने अपनी भौहें उठाईं, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझसे ज्यादा पी सकते हो? जतिन कपूर ने हंसते हुए कहा, एक बार कोशिश करके देखो। राजेश कपूर ने तिरस्कारपूर्वक कहा, आप मुझे हरा नहीं सकते, इसलिए मैं शराब नहीं पीऊंगा। जतिन कपूर नाखुश थे, क्या आप मुझे यहाँ रहते हुए नीची नज़र से देखते हैं? राजेश कपूर हंसे, मैं तो तुम्हें नीची नज़र से देखता हूँ। जब वे बातचीत कर रहे थे, मीरा शर्मा अपने दूसरे बेटे को गोद में लिए हुए थीं। जतिन कपूर के दोनों बेटे गोल मटोल और बहुत प्यारे हैं, विशेषकर छोटे बच्चे। वे सफ़ेद और मोटे होते हैं और पहली नज़र में ही पसंद आ जाते हैं। मीरा शर्मा ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया और छोड़ने को तैयार नहीं थीं। मैं मन ही मन ये याद करने से खुद को नहीं रोक पाया कि जब बच्चे आधे महीने के थे तो वे कैसे दिखते थे। उसके जैसा ही प्यारा, नहीं, उनसे भी अधिक प्यारा। शालिनी कपूर अब काम करने के लिए बाहर नहीं जाती हैं और घर पर पूर्णकालिक गृहिणी बन गई हैं। दोनों शिशुओं के आहार और दैनिक जीवन का पूरा ध्यान रखें। यद्यपि वे कभी कभी शरारती हो जाते हैं और उसे यह इच्छा होती है कि काश उसने इन 2 लड़कों को कभी जन्म ही न दिया होता, लेकिन जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो वे सभी मेरे अपने बच्चे हैं, और यह भी कि राजेश कपूर बिना किसी अन्य की मदद के एक साथ उनमें से 4 की देखभाल कर रहे हैं। मेरी देखभाल के लिए मेरे मायके से मेरी सास और मेरी माँ हैं। अगर मैं बहुत व्यस्त हूं और यह सब नहीं कर पाऊंगी तो मेरे पास कोई बहाना नहीं होगा। मीरा शर्मा को ये कितना पसंद आया ये देखकर उन्होंने मजाक में पूछा, अब आपकी वित्तीय स्थिति इसकी अनुमति देती है, और हाँ, अब तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं। क्या तुमने कभी दूसरे बच्चे के बारे में सोचा है? मीरा शर्मा ने सिर हिलाया, नहीं, अगर हमारे बच्चे फिर से 4 हो जाएं तो। शालिनी कपूर खिलखिलाकर हंसने से खुद को नहीं रोक सकीं। अब आप इतने अमीर हो गए हैं, क्या आप कुछ बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकते? इसके अलावा वे दूसरा बच्चा पैदा करने को प्रोत्साहित करते हैं और कोई जुर्माना नहीं है, तो फिर आपको किस बात का डर है? मीरा शर्मा शांत रहीं। नहीं, 4 बच्चे ही काफ़ी परेशानी है। मीरा शर्मा ने बच्चे को गोद में उठाया और राजेश कपूर को दिखाया। प्रिय, क्या तुम्हें लगता है कि मैं सुंदर हूँ? वह एक मजबूत और बहादुर लड़का है। बड़ा होकर वह ज़रूर सफल होगा। राजेश कपूर ने उसे अपनी बाहों में लिया और ध्यान से देखा, ये सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। ये बच्चा शर्मीला नहीं है और इसे कोई भी गोद में ले सकता है। राजेश कपूर ने उनकी ओर देखा और उन्हें याद आया कि जब वे 6 महीने के थे तो बच्चे कैसे दिखते थे। बच्चे को शालिनी कपूर को सौंपने के बाद जतिन कपूर ने होटल से सबसे अच्छी वाइट वाइन लाने को कहा। चलो, सबसे बढ़िया शराब, देखते हैं कौन पहले पीता है। राजेश कपूर ने उन्हें मना लिया, मैंने तुमसे कहा था, तुम मुझसे बेहतर पहले भी नहीं पी सकते थे और अब भी मुझसे बेहतर नहीं पी सकते। जतिन कपूर ने आह भरते हुए कहा, भाई, मैंने सालों से तुम्हारे साथ ड्रिंक नहीं की, क्या इस बार हम साथ में ड्रिंक कर सकते हैं? राजेश कपूर अविचलित रहे, नहीं। जतिन कपूर के पास समझौता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। राजेश कपूर ने कहा, चलो, दिखावे के लिए एक बोतल बियर पी लेते हैं। आप पहले से ही पिता हैं, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। जतिन कपूर मुस्कुराए और बोले, ठीक है। प्रणव कपूर वहीं बैठ गए और बोले, मुझे भी शामिल कर लो। अब प्रणव कपूर एक ड्राइविंग स्कूल चलाते हैं और धूम्रपान के अलावा वे शराब की एक बूंद भी नहीं पीते। जतिन कपूर ने चारों ओर देखा और कहा, आओ श्याओ जी, तुम भी एक में गिने जाते हो। मनीष कपूर बैठ गए। अब जब वह वयस्क हो गया है तो उसके लिए बियर पीना ठीक है। राजेश कपूर ने कहा, आप अभी भी युवा हैं, इसलिए हम अपनी सराहना व्यक्त कर सकते हैं। जतिन कपूर ने भी कहा, हाँ, यह मेरी सराहना का प्रतीक मात्र है।
मनीष कपूर खड़े हुए और बोले, लो, मैं सबसे छोटा हूँ, मैं तुम्हें थोड़ी शराब पिलाता हूँ। प्रणव कपूर बहुत खुश हुए। मुंबई विश्वविद्यालय के एक छात्र से जैसी उम्मीद थी। अभी तो बस थोड़ा ही समय हुआ है, पर तुम दुनियादारी समझ ही गए हो। जतिन कपूर मुस्कुराए और बोले, जियाओ जी, खूब पढ़ाई करो और भविष्य में एक सफल इंसान बनो। जियाओ जी ने सिर हिलाया। प्रणव कपूर ने अपना गिलास उठाया, भाई यू इस साल यहाँ नहीं है, इसलिए हम 4 भाई ही हैं। आइए, शराब का ये गिलास पीजिए और इस वर्ष हमारे लिए समृद्धि की कामना कीजिए। चारों ने उसे एक ही घूंट में पी लिया। जियाओ जी ने शराब डाली। पुरुष यहाँ शराब पी रहे थे और महिलाएं वहाँ बातें कर रही थीं। बच्चे जियाओवन और रुईगे के बेटे के साथ खेलते थे। वहाँ एक जोड़ा है और सुनीता कपूर देख रही हैं। हालांकि मीरा शर्मा श्रेया कपूर को पसंद नहीं करती थी, फिर भी उन्हें उनसे सहानुभूति थी। शालिनी कपूर ने यह बात अपने बेटे को खाना खिलाते हुए कही। हम आज राजवीर को आमंत्रित करने की योजना बना रहे थे, लेकिन ऐसा करना सही नहीं होगा, और जियाओ लैन भी यहाँ है, जो अच्छा नहीं है। श्वेता को दुख तो हुआ, लेकिन वह अभी भी राजवीर के प्रति बहुत आशावादी थी। अब जब जियाओलान के पास सोंगी का बच्चा है, तो राजवीर के लिए अब कोई मौका नहीं है। शालिनी कपूर ने फुसफुसाते हुए कहा, मैंने सुना है राजवीर की अब एक गर्लफ्रेंड है। वह इस शहर के एक प्रमुख मिडिल स्कूल में चीनी भाषा की शिक्षिका हैं। वह राजवीर की सहपाठी थीं और उन्होंने कभी शादी नहीं की। श्वेता ने एक पल सोचा और बोली, आखिरी बार जब मैंने राजवीर को देखा था तो वह एक महिला के साथ घूम रहा था। वह जियाओलान से लंबी और पतली है, उसके बाल लंबे हैं और वह बहुत अच्छे कपड़े पहनती है। कुल मिलाकर श्रेया कपूर से कहीं बेहतर। ऐसी गपशप का सामना होने पर मीरा शर्मा आमतौर पर अपनी राय व्यक्त नहीं करती हैं। उनके लिए अगर श्रेया कपूर नाखुश थीं, वह निर्दोष नहीं है। हर किसी को अपने द्वारा चुने गए मार्ग के लिए कीमत चुकानी पड़ती है और परिणाम भुगतने पड़ते हैं। जिन लोगों ने इसका अनुभव किया है, उनके दृष्टिकोण से राजवीर काफी अच्छा है। धूम्रपान न करें, शराब न पिएं, ताश न खेलें, समय पर घर जाएं, अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करें और पुत्रवत व्यवहार करें। मेरठ में 5-6 हज़ार की तनख्वाह काफी अच्छी है। आखिरकार कुछ तो मैनेजर अब लगभग 6,700 कमाते हैं। इसके अलावा राजवीर ने एक मकान और पुराना मकान खरीदने के लिए भी पैसे बचाए। कुल मिलाकर 2 स्वीट्स हैं। आज के उन लोगों की तुलना में जो अभी भी घर न खरीद पाने के कारण चिंतित हैं, वे पहले से ही बहुत अच्छे लोग हैं। एक दंपति को अच्छा जीवन जीने के लिए उन्हें बहुत अधिक अमीर होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जीवन निश्चित रूप से बहुत बुरा नहीं होगा। बात बस इतनी है कि श्रेया कपूर कई अलग अलग जिंदगियां जीना चाहती हैं और राजवीर फिलहाल उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए जतिन कपूर और अरमान ने उन्हें फीनिक्स में स्टोर का उप प्रबंधक बनाने पर चर्चा की। वेतन निश्चित रूप से कम नहीं होगा, लेकिन राजवीर ने मना कर दिया। उन्होंने अपनी नौकरी बदल ली और सेल्स मैनेजर बन गए, जहां उन्हें 7,000 रुपये प्रति माह से ज्यादा की कमाई होने लगी। इसके अलावा 5 बीमा और एक आवास निधि भी है और लाभ बहुत अच्छे हैं। ऐसा लगता है कि श्रेया कपूर को छोड़ने के बाद उनकी जिंदगी काफी अच्छी चल रही है। प्रणव कपूर आमतौर पर राजवीर के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और जतिन कपूर भी जब भी समय मिलता है उसे खेलने के लिए बाहर ले जाना पसंद करते हैं। अतः अब तक वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब शालिनी कपूर बोल रही थी, श्वेता ने उन्हें अपनी ओर खींचा और आंख मारी। निश्चित रूप से श्रेया कपूर आईं। वह बैठ गई और मुस्कुराते हुए बोली, आप क्या बात कर रहे हैं? केवल इसी वाक्य के आधार पर मीरा शर्मा को लगा कि श्रेया कपूर बदल गई हैं। श्वेता मुस्कुराई और बोली, हमने मीरा से पूछा कि क्या वह दूसरा बच्चा चाहती हैं। शालिनी कपूर ने भी कहा, बिल्कुल, मुझे मेरा बेटा बहुत पसंद है, लेकिन मैं खुद ऐसा नहीं चाहती। मीरा शर्मा मुस्कुराई, मैं सचमुच ऐसा नहीं चाहती। ज्यादा से ज्यादा मैं आपके बच्चे को गोद में लेकर उसके साथ खेल सकती हूँ। शालिनी कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, चले जाओ। कौन चाहता है कि तुम हमारा बच्चा गोद में लो? जाओ और खुद जन्म दो। तुम्हारा कोई पति नहीं है। इसके बाद शालिनी कपूर ने राजेश कपूर को बुलाया। श्री कपूर, अपनी पत्नी को देखिए, वह हमारे बेटे से बहुत प्यार करती है, आप दूसरा बच्चा क्यों नहीं पैदा करते? राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, हमें इस बारे में सोचना होगा। अगर हम गर्भवती हैं तो बच्चा तो हम ही पैदा करेंगे। श्रेया कपूर ने पूछा, क्या आप बच्चे को जन्म देने वाली हैं? मीरा शर्मा ने पूछा, क्या गर्भावस्था कठिन होती है? श्रेया कपूर की आंखें गहरी हो गईं, ये कठिन काम है। मीरा शर्मा ने हंसते हुए कहा, आपको अपनी पहली गर्भावस्था में बहुत कठिनाई हुई थी। मैं अपनी चौथी गर्भावस्था में गर्भवती थी। तुम्हें पता नहीं मैं पहले कितनी डरी हुई थी। मैं दिन भर चिंता में रही।
तुमने दूसरे बच्चे की बात कही थी, लेकिन अगर मेरे 4 बच्चे हो जाते तो क्या होता? शालिनी कपूर मुस्कुराई और बोली, डरने की क्या बात है, अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ राजेश और बच्चे भी हैं। इसके अलावा ये लॉटरी नहीं है, अगली बार आपको 4 बच्चे पैदा करने का कोई रास्ता नहीं है। ये कहते हुए वह अपने बेटे को, जिसने अभी अभी दूध पीना समाप्त किया था, मीरा शर्मा के पास ले गईं। देखो, क्या इसकी खुशबू अच्छी है, क्या तुम एक और लेना चाहोगे? मीरा शर्मा को थोड़ी जलन हुई। ले जाओ इसे। शालिनी कपूर मुस्कुराई और बोली, मैं नहीं करूंगी, मैं चाहती हूं कि आप पर्याप्त देखें और अपनी दृश्य लालसा को संतुष्ट करें। मीरा शर्मा हंसते हुए बोली, शालिनी कपूर, अब तुम बच्चों जैसी हरकतें क्यों कर रही हो? पहले वह बहुत ठंडी स्वभाव की थी। शालिनी कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, हर दिन बच्चों की देखभाल करने से उनमें बचपना आ जाता है। श्रेया कपूर पहले की अपेक्षा काफी शांत हो गई हैं। पूरा व्यक्ति ऐसा दिखता है जैसे वह बहुत बदल गया है। मीरा शर्मा के चेहरे पर एक ठंडापन था, लेकिन उनका दिल गर्म था और अंततः वे खुद को एक प्रश्न पूछने से नहीं रोक सकीं। आपके और सोंग ही के बीच क्या चल रहा है? श्रेया कपूर ने सिर हिलाया। उसकी पूर्व पत्नी टालमटोल कर रही है और तलाक देने से इनकार कर रही है। सुमित यादव के पास मेरठ में एक छोटा सा विला है और उनके गृहनगर में एक और घर है। उनकी पत्नी ब्रेकअप सेटलमेंट के तौर पर 10 लाख रुपए और विला की आधी कीमत चाहती थी। अब जब विला का मूल्य 2 गुना हो गया है, तो वह इसे बाजार मूल्य पर बेचना चाहती है। सुमित यादव ने असहमति जताते हुए कहा कि वह मूल कीमत पर ही भुगतान करेंगे। मैंने अभी इस मामले के बारे में पूछा है और ये लगभग आधे साल से चल रहा है। मीरा शर्मा ने कुछ नहीं कहा, बस ओह कहा। श्रेया कपूर ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? मीरा शर्मा ने एक पल सोचा और बोली, ये सिर्फ पैसों का मामला है। साफ साफ कहूं तो मुझे लगता है कि सुमित यादव अच्छा इंसान नहीं है। मीरा शर्मा की बात सुनकर श्रेया कपूर का चेहरा अचानक काला पड़ गया, लेकिन मीरा शर्मा को इसकी परवाह नहीं है। उसने शांति से कहा, वास्तव में मेरी राय में उसकी पत्नी का अनुरोध अत्यधिक नहीं है। चूंकि यह छोटा सा विला मूलतः उन दोनों द्वारा खरीदा गया था। अब जब घर की कीमत बढ़ गई है, तो हम इसे बाजार मूल्य के अनुसार क्यों नहीं बांट सकते? इससे कोई भी खुश नहीं होगा, है ना? और मेरी राय में उनका सोंग ही को परेशान करने का कोई इरादा नहीं है। वे बस उन कुछ लाभों के लिए लड़ना चाहते हैं जिनके वे हकदार हैं। ये सामान्य बात है। मैं कुछ ऐसा कहने जा रहा हूं जो शायद आपको सुनना पसंद न आए। इस घटना से मुझे लगता है कि सुमित यादव अविश्वसनीय और कुछ हद तक निर्दयी है। वह फिर मुस्कुराए और बोली, हालांकि ये सिर्फ मेरा एक तरफा अनुमान है। मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ है। मैं बस इस मामले पर अपनी राय व्यक्त कर रहा हूँ। ये थोड़ा मनमाना हो सकता है, नाराज मत होइए। श्रेया कपूर ने अपने होंठ भींच लिए, उदास दिख रही थी और स्पष्ट रूप से दुखी थी। अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो मैं कुछ और शब्द कहने से नहीं डरता। मुझे याद है कि जब आप गर्भवती थीं तो आपको पहले से ही पता था कि सुमित यादव की पत्नी और बच्चे हैं। उस समय वह अभी छोटा था और अभी तक जीवित जीव नहीं बना था। इस मामले को ठीक से निपटाने से पहले उसे जन्म देने का फैसला करना आपके लिए थोड़ी जल्दबाजी थी। मीरा शर्मा ने यह कहा, मुस्कुराई और खड़ी हो गई। मैं बच्चों से मिलने जाऊंगी। उसने अपने बैग से एक तौलिया निकाला और बच्चों की पीठ की जांच की कि कहीं उन्हें पसीना तो नहीं आ रहा। गर्म पानी का कप फिर से उठाओ, सर्दी आ गई है, अधिक पानी पिएं। जैसे ही मीरा शर्मा चली गईं, श्रेया कपूर भी उठकर चली गईं। जाहिर है कि वह दुखी थीं, लेकिन उसकी खुशी दूसरों पर असर नहीं डालती। आपका जीवन आपका अपना है, उन अप्रासंगिक लोगों के कारण दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये दृश्य 3 बूढ़ी माताओं ने देखा। दूसरी चाची ने भौहें चढ़ाईं। जियोलैन का गुस्सा बद से बदतर होता जा रहा है। हालांकि मुझे नहीं पता कि मीरा शर्मा ने श्रेया कपूर से क्या कहा, लेकिन उसके जैसे लोग अगर कुछ कहते भी हैं तो वे कुछ अतिवादी नहीं कहते। बात बस इतनी है कि श्रेया कपूर का स्वभाव खराब है। तीसरी चाची ने आह भरते हुए कहा, उसकी चिंता मत करो, वह अब ऐसी ही है। इस बारे में बात करते हुए उन्हें सिरदर्द भी होने लगता है। जब वे बात कर रहे थे तो सुमित यादव वहां आ गया। मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं ट्रैफिक के कारण देरी से पहुंचा, इसलिए मैं खुद को 6 नहीं बल्कि 3 कपों से सजा दूंगा। पहली नज़र में ही आप बता सकते हैं कि वह एक अनुभवी समाजसेवी हैं। 6 कप खत्म करने के बाद प्रणव कपूर ने मुस्कुराते हुए पूछा, सोंग ही, श्रेयाओलान, इधर आओ। श्रेया कपूर का चेहरा खुशी से चमक उठा, ये जानकर कि उसका भाई उसके लिए न्याय चाहता है। प्रणव कपूर ने उन दोनों के सामने पूछा, सोंग ही, मेरी बहन 1-2 महीने में बच्चे को जन्म देने वाली है।
तुम अपनी इस छोटी सी समस्या का समाधान कब कर पाओगी? इस बच्चे के जन्म के बाद हमें जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा और भविष्य में उसका पंजीकरण कराना होगा। क्या इसका मतलब यह है कि जैविक पिता का नाम अशुभ है? इसके अलावा आप बूढ़े आदमी हैं, इसलिए आपको अधिक कुशल होना चाहिए। श्रेया कपूर ने सोंग यी की ओर देखा। सुमित यादव हंसते हुए बोला, भैया, मैं भी चाहता हूं कि ये मामला जल्दी निपट जाए, पर मेरी अपनी मुश्किलें हैं। क्या मैं जल्द से जल्द जियाउलान से शादी नहीं करना चाहता और उसे एक वैध दर्जा नहीं देना चाहता? कौन जानता था कि प्रणव कपूर इस तरह पलट जाएंगे। तुम्हें क्या दिक्कत है? ये तो बस थोड़ी सी रकम है। अगर तुम इसे अपनी पूर्व पत्नी को दे दो तो क्या ये ठीक नहीं होगा? सुमित यादव ने सिर झुकाकर कुछ नहीं कहा। जतिन कपूर ने कहा, आपको पैसा, पत्नी और बच्चे चाहिए? यह इतना आसान कैसे हो सकता है? आखिरकार जियाउलान हमारी बहन है, भले ही उसने कुछ ऐसे काम किए हों जो पर्याप्त सभ्य नहीं थे। अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो हम और क्या कह सकते हैं? सुमित यादव ने सिर हिलाया। हाँ हाँ, दोनों बड़े भाई सही कह रहे हैं। मैंने इस मामले को ठीक से नहीं संभाला। प्रणव कपूर ने हाथ हिलाया। मुझे ये बकवास मत बताओ। यह मामला कब सुलझेगा? मुझे एक निश्चित उत्तर दो। सुमित यादव ने कहा, हम बच्चे के जन्म से पहले ये काम निश्चित रूप से पूरा कर सकते हैं। प्रणव कपूर भी एक अनुभवी व्यक्ति हैं और उन्हें लगता है कि सुमित यादव ने जो कहा है वह विश्वसनीय नहीं है, चाहे वे उसे कैसे भी सुने। क्या आपको यकीन है? सुमित यादव ने सिर हिलाया। जरूर बड़े भाई, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। प्रणव कपूर ने श्रेया कपूर से पूछा, क्या आप उन पर विश्वास करती हैं? श्रेया कपूर को इस पर विश्वास नहीं हुआ। सुमित यादव को पता नहीं था कि उसने यह बात खुद से कितनी बार कही थी। राजेश कपूर, जो पूरे समय चुप रहे थे, बोले, ऐसा क्यों न हो, चलो उनकी पत्नी को बुलाकर आमने सामने बैठकर इस मामले को सुलझा लें। ये बात सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो ये भी एक समाधान है, बजाय इसके कि सुमित यादव को वापस जाकर अकेले ही इसे संभालने दिया जाए। बेहतर होगा कि इस मामले को इतने सारे लोगों के सामने निपटाया जाए। प्रणव कपूर ने तुरंत मेज पटक दी और कहा, ठीक है, बात तय हो गई। जाओ उस औरत को बुलाओ। मैंने उसे यहाँ मिलने के लिए बुलाया था। मेरा इरादा आपके घर का मामला स्पष्ट करने और उसे जल्द से जल्द सुलझाने के अलावा और कुछ नहीं था। सुमित यादव एक क्षण के लिए हिचकिचाए। यह अच्छा नहीं है। नए साल के दिन प्रणव कपूर ने भौहें चढ़ाईं। चीनी नववर्ष में इतनी बड़ी बात क्या है? ये तो पहले चंद्र मास का छठा दिन है। ठीक है, लोग चंद्र नववर्ष के तीसरे और चौथे दिन से ही काम कर रहे हैं। जल्दी करो और फोन करो, बकवास बंद करो। अंत में सुमित यादव ने समझौता कर महिला को बुलाया। फोन रखते ही प्रणव कपूर ने पूछा, क्या वह आ रही है? सुमित यादव ने सिर हिलाया। उसने कहा था कि वह आधे घंटे में यहाँ आ जाएगी। राजेश कपूर ने शांति से कहा, चलो अकेले मिलने की कोई जगह ढूंढते हैं। हम सब यहाँ हैं और उन्हें लग सकता है कि हम संख्या में कम हैं। प्रणव कपूर ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। श्रेया कपूर के भाई होने के नाते उन्हें जाना ही था। जतिन कपूर का यह आशय नहीं था और राजेश कपूर ने भी अपनी राय व्यक्त नहीं की। अंत में इस मामले पर चर्चा करने के लिए केवल प्रणव कपूर, श्वेता और तीसरी बुआ ही गए। शालिनी कपूर ने आह भरी। जियाउलान ठीक है, शायद हम सभी इस मामले को लेकर चिंतित हैं, लेकिन उसे फर्क नहीं पता। मैं इस तरह के मुश्किल और घाटे वाले काम में नहीं पड़ना चाहता। आखिरकार मैं कुछ नहीं रह जाऊंगा। आधे घंटे बाद एक महिला आई। यद्यपि वह दिखने में उत्कृष्ट नहीं है, लेकिन उसका स्वभाव अच्छा है और वह लोगों को सक्षमता का एहसास दिलाता है। हालांकि वे सभी श्रेया कपूर के रिश्तेदार हैं, लेकिन मुझे ये स्वीकार करना होगा कि दूसरों की तुलना में वास्तव में बहुत बड़ा अंतर है। वह महिला एक बैग और किसी अन्य व्यक्ति के साथ आए। जहां तक बातचीत का सवाल है, कोई नहीं जानता। जो खाना चाहिए वही खाओ और जो पीना चाहिए वही पियो। इस समय सभी बच्चे नींद में हैं। देवेंद्र कपूर और उनकी पत्नी ने बच्चों को घर ले जाकर सुलाने का निर्णय लिया। राजेश और मीरा शर्मा यहाँ हैं। एक बार चीजें सुलझ जाएं तो अपने साथियों के साथ अच्छा समय बिताएं। सभी बच्चे असमंजस में पड़ गए और मीरा शर्मा उनके साथ वापस जाना चाहती थीं। लेकिन ये भी एक बड़ी बात है, शालिनी कपूर अभी तक नहीं गई हैं, श्वेता अभी भी यहीं है, तो आप वहीं इंतजार कीजिए। अधिक लंबे समय बाद तक नहीं। श्वेता गुस्से में वापस आ गई। वह स्टूल पर बैठ गया और गालियां देने लगा। सुमित यादव के पास कुछ भी नहीं है। शालिनी कपूर ने उसे दिलासा दिया, गुस्सा मत हो, गुस्सा मत हो। वह तुम्हारा पति नहीं है, तुम इतना गुस्सा क्यों हो? मीरा शर्मा और श्वेता ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा। सच कहा आपने। श्वेता शांत हो गई और धीरे से बोली,
पता चला कि उस छोटे से विला का 90% पैसा महिला ने ही दिया था। सुमित यादव ने उस समय व्यापार में अपना सारा पैसा खो दिया था। उसके पास कोई पैसा नहीं बचा था। इसके अलावा उस महिला ने बहुत पहले ही उसके साथ रहने का इरादा छोड़ दिया था। वह बस अपना हिस्सा पाना चाहती थी, लेकिन सुमित यादव ने उसे देने से इनकार कर दिया। उसने औपचारिकताएं भी पूरी की, लेकिन उसे देने से इनकार कर दिया। वह उसे दिन ब दिन कमज़ोर करना चाहता था। शालिनी कपूर ने भौहें चढ़ाईं। क्या ये कहानी महिला पक्ष की है? श्वेता हंसी। जब महिला ने ये शब्द कहे तो सुमित यादव ने एक शब्द भी नहीं कहा। मुझे लगता है कि वे सच थे। शालिनी कपूर का चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। अगर ये सच है तो सुमित यादव भी बेशर्म है। एक महिला होने के नाते मैं खुद को आह भरने से नहीं रोक सकती। जब मैं इस तरह के बदमाश से मिलता हूँ तो मैं उसे मार डालना चाहता हूँ। श्वेता बहुत गुस्से में थी। खैर, मुझे अब जियाउलान के मामले की कोई परवाह नहीं है और मैं अब इसकी परवाह भी नहीं करना चाहती। इस मामले को आप जैसे चाहें वैसे संभालें। शालिनी कपूर ने भी कहा, तो फिर भूल जाए इस बारे में। किसने उन्हें सलाह न सुनने को कहा था? उसने सोचा कि चूंकि उसके पास कार, घर है और वह एक छोटे से विला में रहता है, इसलिए वह उसके प्रति ईमानदार होगा। श्वेता ने शांत होने के लिए एक घूंट लिया। अप्रत्याशित रूप से शालिनी कपूर के शब्दों से उन्हें लगभग उल्टी आ गई। चूंकि सुमित यादव इतना बेशर्म है, वह तुम्हें इसके लिए भुगतान नहीं करने देगा, है ना? औरत कितना चाहती है? श्वेता ने ये सुना और कहा, ये तो 3 मिलियन है। कोई रास्ता नहीं, मैं जाकर देखना चाहती हूँ। भले ही वह मेरी सगी बहन है, लेकिन वह वयस्क है। ठीक है, आपको अपनी गलतियों की जिम्मेदारी स्वयं लेनी चाहिए। मेरी पीठ को सहारा देने के लिए उन्हें ऊपर क्यों खींचा गया है? अगर श्रेया कपूर के पास उस समय थोड़ी भी बुद्धि होती तो ये स्थिति नहीं बनती। उन्होंने खाना खत्म किया और वेटर से मेज साफ करने को कहा। सुमित यादव और बाकी लोग बाहर हैं। उनके लिए बाहर जाना सुविधाजनक नहीं था, इसलिए उन्हें इस बॉक्स में इंतजार करना पड़ा। आधा घंटा और बीत गया और वह व्यक्ति वापस आ गया। प्रणव कपूर का चेहरा काला पड़ गया, लेकिन श्वेता ठीक थी, उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। श्रेया कपूर बहुत दुखी होकर रोईं और उनकी तीसरी चाची और भी असहाय महसूस करने लगीं। ईशान कपूर ने जोर से चिल्लाकर सबको चौंका दिया। उन्होंने श्रेया कपूर की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम क्यों रो रही हो? वापस जाओ और रो। अब से तुम्हें ये समस्या खुद ही सुलझानी होगी। कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। वह 20 साल का है और उसने ऐसा कुछ किया है। उसे क्या हुआ है? यहाँ से चले जाओ। परेशान करना बंद करो और पेट फूलने दो। प्रवीण कपूर ने उसे दिलासा देते हुए कहा, इस बारे में बात करना बंद करो। हर बच्चा गलती करता है। यह एक समस्या को सुलझाने के बारे में है। एक बार समस्या हल हो गई तो सब कुछ आसान हो जाएगा। उन्होंने प्रणव कपूर से पूछा, कैसा चल रहा है? प्रणव कपूर का चेहरा उतर गया। सुमित यादव भुगतान से सहमत नहीं थे और उन्होंने कहा कि वे बस औपचारिकता निभाएंगे। महिला ने अंततः 1.5 मिलियन मांगे, लेकिन वह भुगतान करने को तैयार नहीं था। सच कहूं तो एक पुरुष के रूप में जब मैं सुमित यादव को देखता हूं तो मैं उसे पीट पीट कर मार डालना चाहता हूं। उसने अपनी तीसरी चाची की ओर देखा और कहा, माँ, आपने भी देखा। ऐसा नहीं है कि मैं मदद नहीं करना चाहता, लेकिन अगर सुमित यादव भुगतान नहीं करते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या आप मुझसे उसे ये पैसे एक कुशन के रूप में देने के लिए कह रहे हैं? यह एक कुत्ते पर मांस के बंस फेंकने जैसा होगा। कोई रास्ता नहीं है। तीसरी चाची ने गहरी सांस ली। माँ इतनी भ्रमित नहीं होंगी। प्रणव कपूर का रंग थोड़ा बेहतर लग रहा था। यदि वे स्वयं धन जुटाना चाहें, मुझे लगता है कि भविष्य में हम एक दूसरे के इतने करीब नहीं रहेंगे। क्या इसका मतलब यह है कि बेटा अब बेटा नहीं रहा? यह मामला ऐसे ही गुजर गया, लेकिन सभी ने अपना रुख जाहिर कर दिया है। सभी ने अपनी नाखुशी को एक तरफ रख दिया और प्रवीण कपूर और उनकी पत्नी अपने सबसे बड़े पोते शियाओवन को सबसे पहले घर ले गए। जतिन कपूर और उनकी पत्नी अपने छोटे बेटे को खरीदारी के लिए बाहर ले गए। श्वेता ने अपने बेटे को भी जियाओवन के साथ वापस जाने को कहा। मैं बाद में उसे स्वयं ले आऊंगा। अपनी उदासी दूर करने के लिए सभी ने बाहर घूमने जाने का निर्णय लिया। प्रणव कपूर फिर से शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सके, लेकिन श्वेता ने उन्हें रोक दिया। बस बहुत हो गया। इस बारे में बात करते रहना उबाऊ है। फिलहाल इस मामले का जिक्र नहीं किया जाना चाहिए। कुछ विचार विमर्श के बाद सभी ने फीनिक्स में टहलने जाने का निर्णय लिया। इसका कारण यह है कि यदि खरीदारी के बाद आपको भूख लगती है तो आप अपनी दुकान के लिए कुछ पैसे भी कमा सकते हैं। हालांकि मुझे उनके इस आदेश के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब बात भाग्य की आती है तो ये सचमुच आश्चर्यजनक है ना?
शालिनी कपूर ने अचानक पूछा, अरे क्या तुम्हें लगता है कि वह व्यक्ति राजवीर है? शालिनी कपूर की नज़रों से बचते हुए मैंने एक पुरुष और एक महिला को बातें करते और हंसते हुए देखा। उस आदमी का आकार परिचित लग रहा था। ध्यान से देखो तो क्या ये राजवीर नहीं है? कई लोगों ने पास खड़ी महिला को गौर से देखा। मैं ये कहना चाहूँगा कि उनका स्वभाव श्रेया कपूर से कहीं बेहतर है। वे दोनों बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, जिससे ऐसा लग रहा था कि श्रेया कपूर का जीवन बहुत दुखी है। कई जोड़ी आंखों द्वारा देखे जाने के कारण राजवीर ने उन्हें खोज लिया। कई लोगों ने तुरंत अपनी नज़रें दूसरी ओर घुमा लीं, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो, फिर आगे बढ़कर उनका अभिवादन किया। प्रणव कपूर ने पूछा, क्या संयोग है, आप लोगों से मुलाकात हो गई? ये कौन है? वह फिल्टर पहनता था और राजवीर से कुछ हद तक असंतुष्ट था। आज के बाद मैंने पाया कि राजवीर सोंगी से बेहतर नहीं हो सकता। अफसोस की बात है कि श्रेया कपूर को संजोना नहीं आता। राजवीर ने उसका खुलकर परिचय कराया, यह मेरी गर्लफ्रेंड है। वैसे भी जिसने उसके साथ गलत किया था वह श्रेया कपूर थी, इसलिए वह उसके परिवार के सामने आश्वस्त महसूस कर रहा था। महिला बहुत शांत थी और उसकी निगाहें कुछ सेकंड तक राजेश कपूर और मीरा शर्मा पर टिकी रहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता, एक बहुत सुंदर है और दूसरा बहुत सुंदर। प्रणव कपूर मुस्कुराए और बोले, क्या हम किसी और दिन साथ में पी सकते हैं? राजवीर ने सिर हिलाया, मुझे डर है कि नहीं, मैं शादी की तैयारियों में व्यस्त हूँ। सभी लोग आश्चर्यचकित थे, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद उन्हें लगा कि यह सामान्य बात है। वे सभी बड़े हो गए हैं। प्रणव कपूर, जतिन कपूर और राजेश कपूर सभी ने बधाई दी। राजेश ने पूछा, तुम शादी कब कर रही हो? क्या तुमने कोई तारीख तय कर ली है? राजवीर मुस्कुराया और बोला, 1 हफ्ते बाद 15 तारीख को। राजेश कपूर ने कहा, मैं मेरठ में हूँ। होटल बुक हो जाए तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं बाद में शादी में भी आ जाऊँगा। जतिन कपूर ने एक पल सोचा और कहा, ठीक है, मैं जब फ्री होऊंगा तब आऊँगा। अगर मेरे पास समय नहीं होगा तो मैं तुम्हें लाल लिफाफा दे दूंगा। श्रेया कपूर के बड़े भाई होने के नाते वह सोचते हैं कि राजवीर एक अच्छा इंसान है और वह इसमें भाग नहीं लेंगे। मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हें पता है कि मैं ड्राइविंग स्कूल में व्यस्त हूँ। राजवीर ने सिर हिलाया, ठीक है, मैं फिर आपसे संपर्क करूंगा। मुझे कुछ और काम है, इसलिए मैं पहले चलता हूँ। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उन दोनों को जाते हुए देखना। सभी को श्रेया कपूर पर तरस आ गया। राजवीर वास्तव में बहुत अच्छा है, अधिकांश पुरुषों से कहीं बेहतर। फीनिक्स में घूमने के बाद हम लोग रात के खाने के लिए एक रेस्तरां में गए। जतिन कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, आज रात हम तीनों साथ में ड्रिंक करें तो कैसा रहेगा? जतिन कपूर द्वारा उल्लिखित तीसरा व्यक्ति अरमान है। राजेश को कोई आपत्ति नहीं थी, आखिरकार वे सभी साझेदार थे। इसलिए राजेश कपूर और जतिन कपूर फिर से मुख्य स्टोर पर गए। चीनी नव वर्ष के दौरान व्यापार अच्छा रहता है। राजेश और मीरा शर्मा जहां भी जाते हैं हमेशा ध्यान आकर्षित करते हैं। अरमान मुस्कुराया और बोला, आपको अधिक बार आना चाहिए और व्यापार में सुधार होगा। राजेश कपूर बैठ गए और बोले, मेरा एक परिवार है, मैं मधुमक्खियों और तितलियों को आकर्षित नहीं करना चाहता। मीरा शर्मा ने पूछा, मैं सुप्रिया को क्यों नहीं देख पा रही हूँ? जतिन कपूर मुस्कुराए और बोले, मैंने ऐसा नहीं कहा। अरमान बैठ गया और बोला, वह गर्भवती है और बच्चे की देखभाल के लिए घर पर ही रह रही है। चूंकि वह अचानक गर्भवती हो गई थी, इसलिए हमने विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त किया और उसके गृहनगर में विवाह भोज का आयोजन किया। हम इस बारे में उसकी शादी के बाद बात करेंगे। राजेश और मीरा शर्मा ने तुरंत अपना आशीर्वाद भेजा। पिता बनने पर बधाई। अरमान थोड़ा शर्मिंदा हुआ। अप्रत्याशित, बिल्कुल अप्रत्याशित। राजेश ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड गर्भवती है तो इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? तुम अब भी क्यों शर्मा रहे हो? अरमान ने हंसते हुए कहा, मैं शादी के बाद बच्चे पैदा करना चाहता हूँ। मैं सुप्रिया के साथ कुछ और साल खेलना चाहता हूँ। दुर्भाग्य से मैं गर्भवती हूँ। पिता बनने का विचार मुझे थोड़ा परेशान कर रहा है। मुझे नहीं पता कि मैं एक अच्छा पिता बन पाऊंगा या नहीं। जतिन कपूर हंसे, आजकल बहुत से लोग ऐसे ही हैं। वे पहले बस में चढ़ते हैं और बाद में टिकट खरीदते हैं। इन दोनों को देखो, वे बहुत ही मधुर जीवन जी रहे हैं। इसके अलावा मेरा भाई बहुत अच्छा लड़का है, वह भविष्य में निश्चित रूप से एक अच्छा पिता बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इससे मीरा शर्मा बहुत शर्मिंदा हुई। उनके माता पिता के अलावा ज़्यादा लोगों को उनके और राजेश कपूर के अफेयर के बारे में पता नहीं था। कुछ देर तक बातचीत हुई। मैं शाम 8 बजे के बाद ही घर पहुंचा। घर पर बच्चे के होने के कारण मैंने उन्हें पहले ही वीडियो चैट के लिए बुला लिया है।
चूंकि बच्चों को पता था कि व्हाट्सएप पर वीडियो चैट की जा सकती है, इसलिए उन्होंने मीरा शर्मा का प्रोफाइल चित्र और वीडियो फ़ोन नंबर ढूंढ लिया। जब आप वीडियो खोलेंगे तो आपको तनु का बड़ा माथा दिखेगा। 4 बच्चे फ़ोन के चारों ओर इकट्ठे होकर एक के बाद एक बातें कर रहे थे। माँ और पिताजी, आप कब वापस आओगे? मुझे आपकी याद आती है। बेबी तनु बहुत बोर हो गया है, उसे अपने मम्मी पापा की याद आ रही है। विहू ने पूछा, क्या तुम खेलने गए थे? मुझे क्यों नहीं लाए? मैं भी खेलने जाना चाहता हूँ। या फिर हमें कुछ स्वादिष्ट खाने के लिए बाहर जाना चाहिए। अवी ने बीच में कहा, माँ और पिताजी, मैं भी आना चाहता हूँ। रिया ने बच्चों जैसी आवाज़ में कहा, भाइयों और बहनों, कृपया एक तरफ हट जाओ। मैं भी मम्मी पापा से मिलना चाहती हूँ। विहू आगे बढ़ा, इधर आओ बहन। रिया ने प्यार से कहा, शुक्रिया विहू। रिया आए और पूछा, माँ और पिताजी, बाहर अंधेरा हो रहा है, आप कब वापस आओगे? हम सब तुम्हें याद करते हैं। जल्दी वापस आओ। ठीक है, रात में बाहर बुरे लोग होते हैं। मीरा शर्मा ने अपना फ़ोन जतिन कपूर, अरमान और अन्य की ओर तान दिया। देखो, माँ और पिताजी उनके साथ हैं। हम जल्द ही घर आ जाएंगे प्रिय। अरमान ने हाथ हिलाकर कहा, नमस्ते बच्चों, क्या तुम्हें अंकल जियांग याद हैं? बच्चे शायद बहुत पहले ही उसके बारे में भूल चुके थे और आज्ञाकारी ढंग से बोले, नमस्ते अंकल जियांग। रिया ने कहा, तो मम्मी पापा जल्दी वापस आ जाएंगे। मैंने फ़ोन रख दिया। विहू ने जल्दी से कहा, मैंने कुछ स्वादिष्ट खाना देखा। क्या तुम वापस आते समय मेरे लिए भी कुछ ला सकते हो? अवी को भी एक चाहिए और उसे खिलौने भी चाहिए। दूसरा बच्चा भी एक चाहता है। रिया ने भी कहा, रिया भी यही चाहती है। मैं समझता हूँ कि इस वाक्य का मतलब सिर्फ भीड़ का अनुसरण करना है। फ़ोन रखने के बाद अरमान और जतिन कपूर ईर्ष्या से भर गए। जतिन कपूर हमेशा एक बेटी चाहते थे, लेकिन अंततः उनके 2 बेटे हुए। प्यारी और मनमोहक रिया को देखकर मुझे बहुत खुजली हो रही है। कुछ साल प्रतीक्षा करें, अधिक प्रयास करें और देखें कि क्या आपकी बेटी हो सकती है। राजेश कपूर खड़े हुए और बोले, मैं अब आपसे बात नहीं करना चाहता। मुझे वापस जाकर उनके लिए कुछ केक और खिलौने खरीदने हैं। हम सभी पिता हैं, इसलिए हम समझ सकते हैं। इसके अलावा हम ऐसे प्यारे बच्चों को दुखी और निराश कैसे कर सकते हैं? राजेश कपूर ने बेकरी से कुछ खिलौने और पुडिंग खरीदी। जब वे घर पहुंचे तो उन्होंने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी और एक एक करके दौड़कर घर की ओर चले गए। राजेश के हाथों में खिलौने और नाश्ता देखकर सभी के चेहरे पर मीठी मुस्कान आ गई। इस समय जो 3 खजाने निकट आ रहे हैं वे अस्तित्व में नहीं हैं, इसलिए आपको बस वही करना है जो आपको करना है। राजेश ने नाश्ता और खिलौने बांटे। सुनीता कपूर आई और पूछा, जियाउलान का क्या हाल है? राजेश कपूर ने संक्षिप्त विवरण दिया। सुनीता कपूर की भौहें सिकुड़ गईं और अंततः आह में बदल गईं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या तुम्हारे चाचा चाची इतने क्रोधित नहीं हो जाएंगे कि मर जाएंगे? राजेश कपूर ने उसे दिलासा देते हुए कहा, माँ, इसकी चिंता मत करो। देवेंद्र कपूर ने सिर हिलाया, बिल्कुल, मैंने मीरा द्वारा शियाओलान से कही गई हर बात सुनी। ये बच्चा अब भी वैसा ही है। मुझे उम्मीद है कि वह इस घटना से सबक सीखेगा। सुनीता कपूर ने असहाय भाव से सिर हिलाया। राजेश ने फिर राजवीर की गर्लफ्रेंड के बारे में बात की। सुनीता कपूर ने सिर हिलाया, मुझे पता है। मैं राजवीर की मां के बहुत करीब थी। जब हम उस दिन मिले तो हमने कुछ देर तक बातचीत की। महिला शहर के एक प्रमुख माध्यमिक विद्यालय में चीनी भाषा की शिक्षिका है और राजवीर की सहपाठी थी। उसके पास 2 संपत्तियां हैं, वह इकलौती संतान है तथा उसके माता पिता को पेंशन मिलती है। एक चाचा हैं जो थोड़े अमीर हैं। उन्होंने बताया कि राजवीर की नौकरी उन्होंने ही लगवाई थी। उसने ये भी कहा कि शादी 1 सप्ताह में है, इसलिए मेरे लिए जाना सुविधाजनक नहीं है और मुझे सगाई का उपहार भी देना है। देवेंद्र कपूर हैरान थे, 1 हफ्ते में हमारी शादी हो रही है? इतनी जल्दी? सुनीता कपूर ने एक क्षण सोचा और कहा, हो सकता है कि उस महिला का कोई बच्चा हो। राजेश ने कहा, आज जब तुम राजवीर से मिलोगी तो उससे कहना कि जब तुम्हारी शादी होगी तो मैं वहां मौजूद रहूंगा। सुनीता कपूर ने एक पल सोचा और बोली, चलो चलें। राजवीर अच्छा लड़का है। और उनके और श्रेया कपूर के बीच बात यह थी कि गलती मूलतः श्रेया की तरफ से थी। अगर हम नहीं जाएंगे तो लोग सोचेंगे कि हमारा कपूर परिवार उदासीन है। राजेश कपूर ने सिर हिलाकर कहा, मैंने भी यही सोचा था। 2 दिन बाद राजेश कपूर को राजवीर से निमंत्रण पत्र मिला। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें ये खबर नहीं मिली, क्योंकि पता चला कि यह मामला महिला द्वारा ही संभाला गया था। मेरठ में 3 जिले और 5 काउंटी हैं। लड़की का गृहनगर काउंटी में है और उसके दादा दादी उसकी शीघ्र शादी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए अंत में हमने घर पर ही बुफे आयोजित करने का निर्णय लिया।
यहाँ दक्षिण में रिश्तेदारों और माता पिता के अलावा कुछ पूर्व सहकर्मी भी हैं। राजेश कपूर ने कुछ लाल लिफाफे लिए, देवेंद्र कपूर की ऑफ रोड गाड़ी चलाई और नेविगेशन का अनुसरण करते हुए निर्धारित स्थान पर पहुंचे। फिर मैं भटक गया। मीरा शर्मा ने आगे देखा और कहा, हम भटके नहीं हैं, हमने तो बस नेविगेशन का अनुसरण किया था। राजेश कपूर ने कार को फिर से पीछे किया और कहा, मैं सड़क पर एक और मोड़ लेकर देखता हूँ। 10 मिनट बाद मैं फिर से खो गया। कोई और रास्ता नहीं था। राजेश को राजवीर को फ़ोन करना पड़ा। राजवीर ने उससे पूछा कि वह कहाँ है। मुझे मोटे तौर पर पता है कि तुम कहाँ हो, मैं किसी को तुम्हें लेने भेज दूंगा। अच्छा। थोड़ी देर बाद मैंने एक आदमी को मोटरसाइकिल चलाते देखा। क्या आप राजेश कपूर हैं? राजेश कपूर ने सिर हिलाकर कहा, मैं हूँ। मैं उस महिला का रिश्तेदार हूँ, कृपया मेरे पीछे आएं। अच्छा, लेकिन कृपया आगे सावधानी से गाड़ी चलाएं, हमारी सड़कें काफ़ी संकरी हैं। मोटरसाइकिल सवार आगे चल रहा था। राजेश कपूर एक एसयूवी चलाकर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। 20 मिनट बाद कुछ लोग अंततः अपने गंतव्य पर पहुंच गए। अपनी गाड़ी यहीं पार्क करो। वहां एक बहुत विशाल जंगल है जहां शादी की कार और अन्य मेहमानों की कारें खड़ी हैं। राजेश का ऑफ रोड वाहन बेहद आकर्षक है। राजेश कपूर मीरा शर्मा का हाथ पकड़े कुछ देर तक उनके साथ चले और फिर वहां पहुंचे। दूर से मैं देख सकता था कि बहुत सारे लोग एक मेज के चारों ओर इकट्ठे होकर बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। ये स्थान लड़की की दादी का घर है। 3 मंजिला विला खूबसूरती से बनाया गया है। प्रांगण के बाहर और सड़कों पर भी भोज का आयोजन किया गया था और वहां बहुत सारे लोग थे। मीरा शर्मा ने फुसफुसाते हुए कहा, प्रिय, मैंने बुफे के बारे में बहुत पहले सुना था, लेकिन मुझे इसे खाने का कभी मौका नहीं मिला। आज आखिरकार मेरी इच्छा पूरी हो गई। राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, तो फिर मैं तुम्हें इसका अनुभव कराता हूँ। इनका स्वाद वाकई बहुत अच्छा है। मीरा शर्मा ने कहा, मैं एक लड़की हूँ, इसलिए कभी कभी यह असुविधाजनक होता है। जब समय आएगा तो तुम्हें अधिक सक्रिय होना चाहिए और मुझे अधिक भोजन देना चाहिए, ठीक है? राजेश को लगता है कि उसकी पत्नी प्यारी और मजाकिया दोनों है। ठीक है, जब समय आएगा मुझे आंख मार कर बताना कि तुम क्या खाना चाहते हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। मीरा शर्मा संतुष्ट होकर मुस्कुराईं। राजवीर ने सूट पहना हुआ था और दुल्हन का अभिवादन कर रहा था। राजेश कपूर को आते देख राजवीर उनका स्वागत करने आया। आप लोग यहाँ हैं, आइए यहाँ बैठिए। एक मेज ऐसी थी जिस पर अभी तक कोई नहीं बैठा था, लेकिन खाना परोसा गया। मीरा शर्मा ने जब ये देखा तो वह खुश हो गईं। राजेश कपूर ने राजवीर को लाल लिफाफा दिया। राजवीर ने इसे लेने से इनकार कर दिया। नहीं नहीं। राजेश कपूर ने उसे सीधे राजवीर के सूट की जेब में डाल दिया और कहा, बिना पैसे दिए तुम शादी में कैसे आ सकते हो? सुनीता कपूर को लाल लिफाफा मिला, जतिन कपूर के परिवार को लाल लिफाफा मिला, प्रणव कपूर को लाल लिफाफा मिला और राजेश कपूर का भी लिफाफा था। कुल 4 लाल लिफाफे हैं और प्रत्येक के पीछे एक नाम लिखा है। मीरा शर्मा ने उत्सुकतावश कार में इसे खोला और सभी शुभ अंक 2222 थे। राजेश ने 2222 का अनुसरण किया, जिसका अर्थ है कि अच्छी चीजें जोड़ों में आती हैं और वे जीवन भर एक जोड़ी रहेंगे। इतने सारे लोग देख रहे हैं तो कम से कम आपको संयमित रहना चाहिए। तो मीरा शर्मा ने शानदार तरीके से खाना खाया। राजेश कपूर की तरफ आंख मारते हुए, हनी, मैं क्रिस्पी चिकन खाना चाहता हूँ। मीरा शर्मा उस समय बहुत खुश हुई जब उन्होंने गर्मागर्म कुरकुरा मांस देखा जो अभी अभी परोसा गया था। इसी समय कुछ और लोग आ गए और उन्हें भी इसी मेज पर बैठने की व्यवस्था कर दी गई। अब मीरा शर्मा उतना नहीं खा पाती जितना वह चाहती हैं। मेरी चाची देहात से हैं और सीधे बोलती हैं, वाह, तुम बहुत सुंदर हो। इससे मीरा शर्मा अचानक शर्मा गईं। धन्यवाद सासू माँ। ग्रामीण इलाकों में लोग बुजुर्गों को दादी या ग्रैंड माँ कहते हैं। बुढ़िया ने फिर राजेश कपूर की ओर देखा और बोली, तुम भी बहुत सुंदर लड़के हो। राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, दादी, अब आपकी उम्र क्या है? आप कितनी ऊर्जावान दिखती हैं। मैं 78 वर्ष का हूँ। सच में, तुम बिल्कुल नहीं बता सकती। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। राजेश देखने में अच्छा है और बातचीत में भी अच्छा है और उसने बुढ़िया को बहुत खुश कर दिया। वे एक मध्यम आयु वर्ग के दंपति और एक छोटा बच्चा था, लगभग 7 या 8 साल का। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, शहर के लोगों को इस तरह का बुफे बहुत कम मिलता है। इसका स्वाद बहुत लजीज है। चलो खाओ। मीरा शर्मा मुस्कुराईं। राजेश कपूर ने मीरा शर्मा की ओर देखा और उनकी नज़रों का अनुसरण किया। तुम्हें पता है ये कौन सा व्यंजन है? मेरी सेवा करो। थोड़ी देर बाद एक नवविवाहित जोड़ा टोस्ट करने आया। जब मीरा शर्मा ने दुल्हन को उसकी शादी की पोशाक में देखा तो वह ईर्ष्या महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी।
गंभीरता से कहें, आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। जब इतनी खूबसूरत महिला ने दुल्हन की तारीफ की तो वह थोड़ी शर्मिंदा हुई। धन्यवाद। इस भोजन में पूरी सुबह लग गई। दंपति ने भरपेट खाना खाया। जाने से पहले उसी मेज पर बैठी वृद्ध महिला ने उनसे कहा कि वे कुरकुरे चिकन को कागज में पैक कर लें और कुछ तली हुई सूखी मछली भी अपने साथ ले जाएं। उन्होंने यहाँ तक कहा, ये चीज़ बहुत स्वादिष्ट है, शहर के लोग इसे नहीं खा सकते। अंततः उन्होंने शादी की कैंडीज और खरबूजे के बीज अपनी जेबों में भर लिए और वे बहुत उत्साहित थे। अचानक दंपति ने एक छोटे बच्चे की तरह व्यवहार किया। वापस आते समय वे अपनी दादी के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाए। यदि उनकी दादी अभी जीवित होती तो वह निश्चित रूप से इतनी दयालु होती। राजेश ने कहा, जब मैं छोटा था मेरी दादी शादियों के लिए स्वादिष्ट भोजन पैक करके लाती थीं। मीरा शर्मा राजेश के अतीत के बारे में जानना चाहती है। हालांकि इस विषय को उठाना आसान नहीं है। उन्होंने कहा, मेरी दादी के बारे में मेरी यादें बहुत धुंधली हैं। एकमात्र चीज़ जिसने मुझ पर गहरी छाप छोड़ी वह था वह दिन जब मेरी दादी का निधन हुआ। मैं अस्पताल के प्रवेश द्वार पर खड़ा था और उनका पीला चेहरा देख रहा था। इतने साल बीत गए लेकिन मुझे अभी भी वह पीला चेहरा साफ साफ याद है। लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं डरी। जब मैं घर पहुंचा तो बच्चे झपकी ले रहे थे। सुनीता कपूर घर की सफाई और बच्चों के खिलौने व्यवस्थित कर रही थीं। मीरा शर्मा मदद के लिए आगे आईं। सुनीता कपूर ने हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं जल्दी ही काम निपटा लूंगी, आप जाकर आराम कर सकते हैं। मीरा शर्मा इतनी शर्मिंदा थी कि आराम नहीं कर सकी। माँ, मैं यह आखिरी काम कर लूंगी, आप आराम कर लीजिए। मीरा शर्मा को इतना जिद्दी देखकर सुनीता कपूर की बोलती बंद हो गई। राजेश ने रहस्यमय ढंग से कहा, माँ इधर आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बच्चा है। सुनीता कपूर को इसमें रुचि हो गई। क्या खजाना है, मुझे इसे देखने दो। राजेश कपूर ने अपनी जेब से एक प्लास्टिक बैग निकाला। सुनीता कपूर भी दुनियादारी की जानकार थी, इसलिए वह तुरंत हंस पड़ी। ऐसा लगता है जैसे उसने कुछ अनुमान लगा लिया है। राजेश कपूर ने उसे शराब का थैला दिया और कहा, लो, हम शादी से तुम्हारे लिए ये लाए हैं, इसे चखो। सुनीता कपूर ने अपनी जेब खोली और उसमें तरबूज के बीज, मूंगफली, कुरकुरा मांस, सूखी मछली और सूखे शकरकंद पाए। वह मुस्कुराई और याद करते हुए बोली, मैंने इसे कई सालों से नहीं खाया था। अब ये सचमुच एक खजाना है। अब तक कुरकुरा मांस ठंडा और कठोर हो चुका था और सूखी मछली भी अब कुरकुरी नहीं रही थी, लेकिन इसका स्वाद अभी भी बहुत अच्छा है। इसे अपने पिताजी के खाने के लिए छोड़ दो ताकि वे इसका स्वाद ले सकें। सिर्फ ये कहते हुए ऊपर से विहू की आवाज़ आए और बच्चे जाग गए। सुनीता कपूर ने जल्दी से अपना सामान पैक किया और उसे छिपाने के लिए जगह ढूंढी। राजेश कपूर हैरान होकर बोले, माँ आप क्या कर रही हैं? वह नज़र चोरों से रक्षा करने जैसी है। सुनीता कपूर ने इसे छुपाने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, अगर विहू को इस बारे में पता चला तो यह एक आपदा होगी। जैसे ही दंपति ने उन्हें देखा, उन्हें पता चल गया कि उनके जाने के बाद कुछ हुआ होगा। सुनीता कपूर ने ऊपर जाते हुए कहा, क्या मैंने इस गर्मी में शराब नहीं बनाई? मुझे नहीं पता कि विहू की नाक का आकार ऐसा कैसे हो गया, लेकिन जब वे खेल रहे थे तो मैंने उसे काट लिया। वह मेरे पास आया और मुझसे पूछने पर जोर दिया कि मैं क्या खाना चाहता हूँ। मैंने कहा कि यह शराब है, लेकिन विहू ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया और मुझे खुद जाकर उसे ढूंढने को कहा। किसी तरह मुझे इसका स्वाद मिल गया और आखिरकार उसे भी मिल गया। वह एक घूंट के लिए जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैंने अपनी चॉपस्टिक उसमें डुबोई और उसे चखने के लिए दे दी। मैंने इस वर्ष देर से वाइन बनाना शुरू किया, इसलिए इसका स्वाद बहुत मादक नहीं है। एक बार जब आप इन 4 खजानों को खा लेंगे तो आप इनके आदी हो जाएंगे। आप और अधिक के लिए भीख मांगेंगे और अधिक मांगेंगे। मैंने उसे कुछ घूंट दिए और उसे पीने के बाद वह बहुत खुश हुआ। अभी भी हमारे मज़े में शामिल हो रहा था, इसलिए मैं तनु और रिया को कुछ देने से मना नहीं कर सका। विहू अभी भी सपना देख रहा है और उसे पीना चाहता है, इसलिए मैंने उसे सोते समय छिपा दिया। दंपति ने विहू की खाने की क्षमता तो देखी थी, लेकिन उसकी गंध थोड़ी अतिरंजित थी। लेकिन ये पता चला कि उन्होंने भोजन प्रेमी की क्षमता को बहुत कम आंका था। जब सुनीता कपूर विहू से बात कर रही थीं, विहू अचानक चौंक गया, उसकी आंखें चमक उठीं। वह सुनीता कपूर के मुंह के पास गया और उसे सूंघा, फिर निश्चयपूर्वक बोला, दादी आपने क्या खाया? इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, क्या आप विहू को भी दे सकते हैं? सुनीता कपूर तुरंत चिल्लाई, ओह नहीं, ओह मैं अपने दांत ब्रश करना भूल गया। अब यह अच्छी बात है कि छोटे लड़के ने मुझे पकड़ लिया है। सुनीता कपूर ने इसी समय अभिनय करना शुरू किया। दादी ने कुछ नहीं खाया।
क्या हम आज साथ में खाना नहीं खाएंगे? मैंने इसे छिपकर नहीं खाया। विहू के लिए अभिनय कौशल चाहे कितना भी शानदार क्यों न हो, वह केवल सच बोलता है। विहू ने सिर हिलाकर आत्मविश्वास से कहा, यह मांस मछली की गंध है। बच्चा इसे सूंघ सकता है। सुनीता कपूर और अन्य लोग स्तब्ध रह गए। ये सिर्फ कुत्ते की नाक नहीं है, इसमें पता लगाने और विश्लेषण करने की क्षमता भी है। तनु, जो हमेशा इस सड़क को जीवंत बनाने की कोशिश कर रही है, जल्दी करो और बोलो। तनु को भी कुछ मांस चाहिए। अवि ने भी कहा, मांस मांस खाओ। आह, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। न तो राजेश और न ही मीरा शर्मा का सुनीता कपूर की मदद करने का कोई इरादा था। सुनीता कपूर उनकी इच्छा के विपरीत काम करने को तैयार नहीं थी और उन्हें पानी में घसीटने पर तुली हुई थी। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो अपने माता पिता और दादी से पूछिए कि क्या उन्होंने कभी आपसे झूठ बोला है। राजेश कपूर मासूमियत से बोले, माँ, मैं अभी लौटा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। उन्होंने मीरा शर्मा की ओर देखा और पूछा, क्या ऐसा है? मीरा शर्मा ने यह भी कहा कि उनके पति उनका सहारा हैं। हाँ माँ, हम अभी अभी लौटे हैं और हमें कुछ भी पता नहीं है। सुनीता कपूर ने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। एक दिन मेरा बेटा और बहू मुझे धोखा देने आएंगे। सुनीता कपूर को डकार आए और वह थोड़ा उलझन में पड़ गईं। चौथा बच्चा खाने का शौकीन है, दूसरा बच्चा भी मौज मस्ती में शामिल होता है और सबसे बड़ा बच्चा भी अच्छी चीज़ों में शामिल होता है। कुछ मांस के लिए जोर से इंतजार कर रहा है। रिया ने जम्हाई लेते हुए धीरे से कहा, दादी, रिया भी खाना चाहती है। सुनीता कपूर के पास बच्चों की देखभाल करने और फिर रसोई में नाश्ता ढूंढने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये सूखा फल है, बच्चों ने इसे खाया। मुख्य रूप से विहू ने इसे खा लिया और कुछ नहीं कहा। सुनीता कपूर को लगा कि वह इससे बच निकली। नतीजा बिल्कुल अप्रत्याशित था। मैं इससे बच निकलने में कामयाब रहा। विहू ने खाना खत्म किया और तुरंत बोला, दादी, यह मांस नहीं है, मैं मांस खाना चाहता हूँ। सुनीता कपूर बहुत परेशान थीं। मैंने देखा कि मेरा बेटा शो देख रहा था और मेरी बहू थोड़ी शर्मिंदा थी और हंसने से बचने की कोशिश कर रही थी। सुनीता कपूर ने कुरकुरा चिकन और सूखी मछली निकालने का काम छोड़ दिया। अब कुरकुरे चिकन के 4 टुकड़े और सूखी मछली के 6 टुकड़े बचे हैं। राजेश कपूर खड़े हो गए, माँ, मुझे करने दो। उन्होंने बच्चों के लिए कुरकुरे चिकन के 2 टुकड़े और 3 छोटी सूखी मछलियाँ तैयार की और उन्हें भाप में पकाया। छोटी मछलियों को कुरकुरा होने तक तला गया, यहाँ तक कि मछली की हड्डियाँ भी कुरकुरी तली गईं। बच्चे खाते हैं, कोई समस्या नहीं। बच्चों को खाते देख सुनीता कपूर ने विहू से पूछा, विहू, अब इसका स्वाद ऐसा ही है ना? विहू ने सिर हिलाया, यही स्वाद है दादी माँ। आपने मुझसे झूठ बोला था कि आपने इसे नहीं खाया। सुनीता कपूर थोड़ी शर्मिंदा हुई, मैं तो बस आपको एक सरप्राइज देना चाहती थी। अफसोस, आजकल बच्चों को बेवकूफ़ बनाना कठिन होता जा रहा है। विहू खुशी से खेलने चला गया और सुनीता कपूर ने अपने बेटे को थपथपाया। तुम छोटे कमीने, अब तुम अपनी माँ को धोखा देना जानते हो। राजेश कपूर ने तुरंत कहा, नहीं, ये तो बस मजाक था। सुनीता कपूर ने धीरे से कहा, क्या दुल्हन सुंदर है? क्या भोज बड़ा है? दुल्हन निश्चित रूप से आपकी बहू जितनी सुंदर नहीं है, लेकिन दावतें बहुत हैं। सुनीता कपूर को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। तू इतना बेशर्म कब से हो गया बेटा? माँ, बताओ, क्या तुम्हारी बहू सुंदर है? सुंदर, 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 ये हो सकता है। बच्चा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, वह अपने माता पिता की नज़र में हमेशा बच्चे जैसा ही रहेगा। और जब वे अपने माता पिता का सामना करते हैं, इससे एक बचकाना पक्ष भी उजागर होता है। रात को देवेंद्र कपूर बिस्तर पर लेटे हुए सोने की तैयारी कर रहे थे। सुनीता कपूर को अचानक कुछ याद आया और बोली, अभी मत सो, मेरा इंतज़ार करो। ये कहकर वह जल्दी से नीचे उतरा और फिर घर के अंदर चला गया। वह रहस्यमय ढंग से मुस्कुरा रहा था और अपने हाथ में कुछ पकड़े हुए था। देवेंद्र कपूर उठ बैठे और पूछा, यह क्या है? सुनीता कपूर ने हंसते हुए कहा, अंदाजा लगाओ, मुझे बताओ, मैं ये कैसे अनुमान लगा सकता था? लो, मैं तुम्हें इसकी गंध सूंघने दो। देवेंद्र कपूर को इस गंध पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा, क्या ये कुरकुरा मांस है? आखिरकार उसकी नाक ठीक थी और फिलहाल कोई समस्या नहीं थी। सुनीता कपूर ने मुस्कुराते हुए उसे खोला तो उसमें 2 कुरकुरे मांस के टुकड़े और 3 छोटी सूखी मछलियां थीं। बधाई हो, ये सही उत्तर है। देवेंद्र कपूर को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई कुत्ता उन पर चिल्ला रहा हो। वह अभिव्यक्ति बहुत अद्भुत है। उसने सुनीता कपूर को गौर से देखा और आंखें घुमाईं। क्या आपके पास कोई बिल्ली कुकीज़ है? इसमें आश्चर्य की क्या बात है? आप इसे खजाने की तरह संभाल रहे हैं। ये दुख की बात थी कि उसने व्यर्थ ही प्रतीक्षा की।
सुनीता कपूर ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें पता है, मैं इस भयानक खतरे से बड़ी मुश्किल से बच पाए। देवेंद्र कपूर ने शब्दों में छिपा अर्थ सुना, आपका क्या मतलब है? 10 मिनट बाद देवेंद्र कपूर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। ओह, हमारे 4 खजाने कितने अद्भुत हैं। उसने ठंडे कुरकुरे मांस को अपने हाथ में लिया और खाया और उसे वह बहुत स्वादिष्ट लगा। विहू के मुंह से खाना निकालना आसान नहीं है। इससे पहले राजेश घर पर ही रहते थे और हर दिन बच्चों के लिए व्यंजन बनाने का अभ्यास करते थे। वे हर दिन अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं और उन्हें कभी भूख नहीं लगती। राजेश कपूर के वापस आने के बाद उन्होंने उनके लिए खाना भी बनाया, लेकिन मुझे कभी भी पेट भरा हुआ महसूस नहीं होता और मुझे हर दिन रसोई में भोजन की तलाश करनी पड़ती है। इसके अलावा मैं इसका आदी हो गया हूँ। अगले दिन राजेश ने कुछ छोटी मछलियाँ खरीदी। मैंने उन्हें एक एक करके धोया, पंख आदि काट दिए, उन्हें तलने का निर्णय लिया और फिर बच्चों के लिए भाप में पकाया। उन्होंने कुरकुरा चिकन भी तला, जिसे सीधे खाया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक वस्तु में से केवल 3 ही खा सकता है, बाकी वयस्कों के लिए हैं। बच्चों की कोई राय नहीं है, उन्हें बस इतना चाहिए कि उनके पिता हर दिन उनके लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करें। 2 दिन बाद वे मुंबई लौट आए। बच्चे जाने को इतने अनिच्छुक थे कि देवेंद्र कपूर की आंखें लाल हो गईं। मुंबई लौटने के बाद राजेश ने अरुण कुमार और प्रिया को रात के खाने पर आमंत्रित किया। अरुण कुमार और प्रिया हाल ही में स्टोव में काम करते हुए दोस्त बन गए। चाहे मेरे पास करने को कुछ हो या न हो, मैं बाहर खाना खाने या कुछ और करने चला जाता हूँ। रात के खाने के बाद प्रिया ने जम्हाई लेते हुए कहा, मैं आज रात तुम्हारे घर सोऊंगी। नए साल के बाद व्यापार में कोई हलचल नहीं रही। वह अच्छी तरह सांस भी ले सकती थी। राजेश बच्चे को सुलाने के लिए ऊपर चला गया, जबकि प्रिया मीरा शर्मा को गपशप करने के लिए एक तरफ ले गई। इनमें से अधिकतर मामले कपूर परिवार से जुड़े हैं। प्रिया ने श्रेया कपूर जैसे लोगों पर हंसते हुए कहा, वैसे क्या आपने दिया कुरैशी के बारे में मेरी पोस्ट देखी है? नहीं बहन, कृपया अपने सबसे अच्छे दोस्त पर अधिक ध्यान दो, ठीक है? प्रिया ने फिर हंसते हुए कहा, आओ दीदी, तुम्हें कुछ अच्छा दिखाऊंगी। उसकी इतनी बुरी मुस्कान देखकर लगता है कि इसमें कुछ अच्छाई होगी। प्रिया ने दिया कुरैशी की शादी के बारे में अपने दोस्तों से बात की और साफ साफ कहा, कुछ लोग अपनी तस्वीरों को संपादित करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। ये तुलना दिया कुरैशी की संशोधित तस्वीरों और कच्ची तस्वीरों के बीच है। ये परिवर्तन असाधारण है। दिया कुरैशी बहुत खूबसूरत थी और उसका फिगर भी बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे ही मैं गर्भवती हुई, मैं इतनी सूझ गई कि पहचानना मुश्किल हो गया। यह अब पहले से भी अधिक सूझ गया है। प्रिया हैरान थी, आप कहते हैं ये तो बच्चे को जन्म देने जैसा ही है, फिर इसमें इतना बड़ा बदलाव क्यों है? न केवल आपका वजन नहीं बढ़ा है, बल्कि आपने अपना फिगर भी बहुत अच्छी तरह से वापस पा लिया है। आपने ये कैसे किया? मीरा शर्मा को भी नहीं पता। जब आप गर्भवती होंगी तो आपका पेट मोटा होगा। बच्चे को जन्म देने के बाद मैं कोई विशेष सुधार नहीं कर सकी। हर दिन 4 बच्चों की देखभाल करने से मैं थक जाती हूँ। मुझे लगता है यही कारण है कि मैं इतना पतला हूँ।